थोड़ा सा ब्रिक्स को देखते हैं। कौन कौन क्लास में ऐसा है जिसने पहले ब्रिक्स नहीं पढ़ा हुआ बिल्कुल ही? कोई है क्लास में सर जिसने आई एम ब्रिक्स? मैंने सर। यस सर, जी सर, आई एम बिल्कुल हियर नहीं। सर। जी सर। मैंने सॉल्व फर्स्ट टाइम फॉर मी। अच्छा, सर फर्स्ट काफी टाइम आप लोग स्टूडेंट्स पढ़ हैं। रहे हैं? काफी यस स्टूडेंट्स सर। हैं। काफी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, कोई ऐसा है क्लास में जिसने पहले ब्रिक्स को थोड़ा जिसको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो ब्रिक्स के हवाले से? यस सर, पढ़ा हुआ है। थोड़ा, वैसे पूरा डिटेल नहीं यस बतानी, सर। थोड़ा सा बताइए है क्या। सर आपका लेक्चर सर पढ़ा था। हाँ हाँ, बोले बोले। Sir, BRICS was formed in 2009 by Brazil, Russia, India and China. इसकी एक टर्म कोड की थी ब्रिक की, वो फिलोसफर ने, अभी मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ उसका। फिर 2010 में से साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया, और ये एक ग्लोबल साउथ की शक्ल में सामने आया है इन कंपटीशन टू G7। इससे पहले ग्लोबल साउथ के पास इतनी स्ट्रांग वॉइस नहीं थी। और अभी रिसेंटली ब्रिक्स ने एक्सपेंड करना शुरू किया है, जिसमें बहुत से कंट्रीज थी। इसमें अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया था, उनकी गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, और दो तीन कंट्रीज ने ज्वाइन किया था। बेसिकली अब वो अपने रीजनलिज्म बढ़ा रहे हैं। इट्स अबाउट इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड जॉइंट डेवलपमेंट, बट पाकिस्तान का ज्वाइन करना ज़रा मुश्किल है, partially due to I mean majorly due to India in main founders, and even China के साथ हमारी सीपे की ग्रोथ थोड़ी स्लो चल रही है, so things are ठीक not going in ठीक much in favor ठीक है, of BRICS। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिसने अभी तक इसको नहीं पढ़ा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जिन्होंने बिल्कुल जिनको आइडिया नहीं है, जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, मुझे थोड़ा सा आप लोग ये बताएं। आप सारों को, जिस तरह मैडम बोल रही थी, आप लोगों का भी इतना ही कॉन्फिडेंस हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। ठीक है। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको एक चीज कहलाती है वर्ड ऑर्डर, एक चीज कहलाती है वर्ड ऑर्डर, उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो। यस सर आई एम। आपको वर्ड ऑर्डर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है? कोई और यस सर। क्लास में सर क्लैरिटी नहीं। नहीं। क्लैरिटी नहीं है? अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एक दो चीजें आपको समझा दूं, ठीक है आपके, ताकि थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखें, 1945 के अंदर जो है, 1945 के अंदर जो है, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई थी, जंग आजादी दोम। ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर टू है, इसका सबको पता है कि इसका भी नहीं है? पता है सर। पता है। जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई, तो आपको पता है कि उस वक्त दुनिया के अंदर जो मसाइल थे वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखें तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम गारों में रहते थे, गारों से निकल के ट्राइब्स में आए, ट्राइब से निकल के फिर नेशन स्टेट बना। तो आराम आराम से बढ़ते आए, लेकिन कोई एक ऑर्डर नहीं था दुनिया का। दुनिया को चलाने के लिए कोई ऐसा सच इदारे नहीं थे। पहले हमने 1914 में जंग अजीम पहली की, फिर 1939 से लेके 44 45 तक वर्ल्ड वॉर टू की, फिर न्यूक्लियर बन गया, नए वेपन्स आ गए, तो फिर अब ये लम्हा आ गया था कि दुनिया को एक ऑर्डर में रहने की जरूरत है। पहले तो छुरी चाकू से लड़ते थे ना आप, और बीमारियां छोटी होती, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी। तो 1945 के अंदर ये रियलाइजेशन हुई कि मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दुनिया को ऑर्डर में रखने के लिए कुछ इदारे बनाने चाहिए। तो जो 1945 के बाद दुनिया के सामने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आया, वो दो कॉन्फ्रेंसेस पे बड़ा मुश्तमिल करता था। 1944 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। अब ये ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंदर क्या हुआ था, कोई बता सकता है? 1944। सर हाँ जी। सर IMF एंड वर्ल्ड बैंक फॉर्म हुए थे, और जो अभी का जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना वर्ल्ड का, वो इंट्रोड्यूस हुआ। हाँ, देखिए मेरी बात सुने, 1945 के अंदर जब बिल्कुल तबाही हो चुकी थी, दुनिया की इकोनॉमी खराब हो चुकी थी, तो फिर उन्होंने, दुनिया ने ये तय किया था कि अब हमें एक वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर तश्कील देना चाहिए, जो कि मुश्तमिल हो कॉपरेशन के ऊपर, ताकि एक दूसरे को हम सहारा दे सकें। तो 1944 के अंदर दुनिया के सारे लोग इकट्ठे जाके मिले, और ये जो सारे के सारे लोग इकट्ठे मिले थे, इन्होंने दुनिया में पहली दफा इकोनॉमी के इदारे बनाए। एक इदारे का आज नाम है IMF, और दूसरे का नाम है वर्ल्ड बैंक। इस तरह दुनिया को पहली दफा एक वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर मिला। क्या मिला? वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। कि अगर एक मुल्क जो है वो गरीब होता है,
तो वो जाके इनसे कर्जा ले सकता है। और ये इकोनॉमिक ऑर्डर किस चीज के ऊपर बेस करता था? ये इकोनॉमिक ऑर्डर बेस करता था कॉपरेशन के ऊपर, ठीक है। और डॉलर क्योंकि उस वक्त मजबूत करेंसी थी, तो उसको एक ट्रेड दुनिया में करनी थी सारे मुल्कों ने मिलके, तो उसको एक ग्लोबल करेंसी डिक्लेयर किया गया ट्रेड के हवाले से, ठीक है। अब आप देखें, जब से ये वाला इकोनॉमिक ऑर्डर सामने आया है, उसके बाद कोई भी मुल्क इकोनॉमी की वजह से सफ़े हस्ती से खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान गरीब हो जाता है, स्ट्रगल करता है, IMF के पास जाता है, लोन ले आता है, फिर चल पड़ता है। तो इस तरह 1944-45 के बाद दुनिया को एक ऐसा ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर दिया गया, जिसको कौन से इदारे चला रहे हैं? IMF, वर्ल्ड बैंक, इस तरह के। तो समझ रहे हैं? तो इस तरह दुनिया को एक वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर मिला, जिसको इदारे चला रहे हैं। साथ ही फिर अगले साल 1945 के अंदर बना यूनाइटेड नेशंस, UN। अब ये जो आपका यूनाइटेड नेशंस है, ये बहुत बड़ा इदारा है। इसके नीचे फिर छोटे छोटे इदारे हैं, और वो छोटे छोटे इदारे कौन से हैं? सिक्योरिटी काउंसिल है, WHO है। सो UN जो है, ये इतना बड़ा इदारा है, जिसके नीचे हेल्थ का भी इदारा है, जिसके नीचे टूरिज्म का भी इदारा है, नेम एनीथिंग, हर स्फीयर ऑफ लाइफ पे इदारा है। और इसका काम क्या था कि मुल्कों को जंग नहीं करने देनी, और मुल्कों के जितने भी बड़े बड़े मसले हैं उनको सुलझाने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो दुनिया को एक वर्ल्ड ऑर्डर मिला फिर, और जिस वर्ल्ड ऑर्डर को चलाने के लिए ये इदारे बनाए गए। इस तरह 1945 के बाद दुनिया को एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर मिला जो कि कॉपरेशन पर मुश्तमिल है, और उस कॉपरेशन को चलाने के लिए, उस वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कुछ इदारे बनाए गए थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिनका नाम यूनाइटेड नेशंस था, जिनका नाम IMF था, जिनका नाम वर्ल्ड बैंक था। क्योंकि उस वक्त सबसे अमीर अमेरिका था, और ये सारी की सारी इदारे अमेरिका में ही बने थे। ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? ये अमेरिका में हुई थी। फिर UN कहाँ पे बना था? अमेरिका में ही बना था। तो जो बनाने वाले हैं, बाद में फिर वो दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को अपने तरीके से लीड करते रहे। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह ये जो UN हो गई और ये बड़ी बड़ी सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इनको हाईजैक किया है या इनको इस्तेमाल किया है अमेरिका ने अपने मकासद के लिए। तो इसलिए कहा जाता है जो वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील हुआ था, ये वेस्टर्न वैल्यूज को प्रमोट करता है। आइए समझ आपको, किसी को ये थोड़ा सा वर्ल्ड ऑर्डर की अंडरस्टैंडिंग हुई ठीक है? हो गया सर। मतलब Yes, आप कहना clear. चाह रही हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर को रेगुलेट करवा रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस, और ऑर्गेनाइजेशंस पे जो ज्यादा होल्ड है वो है अमेरिका का। हाँ, वो क्यों है वो भी हम बात करेंगे। देखिए मेरी बात सुने, एक बात सुने। आप ना एक लम्हे के लिए वर्ल्ड ऑर्डर को छोड़ दें। घर के अंदर, घर के अंदर जो माहौल होता है, उसको कौन ऑर्डर में रखता है? वालिद और वालदा। बच्चे हैं, वो कभी लड़ पड़ते हैं तो वो समझाते हैं बैठ के कि नहीं, लड़ाई नहीं करनी, ये गाड़ी तुम्हारी है, ये खिलौना तुम्हारा है। जब वो उसको ब्रीच करते हैं, वो वायलेट करते हैं, तो सुलह कौन करवाता है? वालिद वालदा। समझ रहे हैं? तो दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, दुनिया के वालिद वालदा जो हैं, वो इदारे हैं जो कि 1945 के बाद बनाए गए थे, ग्रुपिंग्स बनाई गई थी। समझ रहे हैं ना? अगर हाउस के अंदर वालिद वालदा हेड्स ना हो, तो हाउस ऑर्डर में नहीं रहता। हाउस के जो भी रूल्स हैं कि आपने गाली नहीं देनी, दूसरे भाई को चपेट नहीं मारनी, खाना टाइम पे खाना है, जाके सोना है, ये सारे के सारे हाउस के जो रूल्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट कौन करवा रहा है, इनको तय कौन करवा रहा है? जो घर के हेड्स हैं, वो है आपके वालिद वालदा। ऐसे ही दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको भी रूल बेस्ड जो ऑर्डर है, वो कौन डिसाइड कर रहा है रूल्स, वो कौन इंप्लीमेंट करवा रहा है रूल्स? वो ये सारे के सारे इदारे हैं। तो 1945 के बाद ये सारे के सारे इदारे सामने आए, और दुनिया इन्हीं के तहत चलती रही। अब चूंकि इनके ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस US वगैरह का है, तो कहा जाता है कि ये इदारे ज्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। 1945 से लेके 2000 तक यही दुनिया के सरबराह रहे। 2000 के बाद कुछ और इकोनॉमीज ने भी तरक्की करना शुरू की। अभी तक चीजें समझ आई हैं आपको? ये आपको इसीलिए बताया ताकि आपको थोड़ी बहुत आज के लेक्चर की जो मैं बातें करूंगा उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। मैं बिल्कुल बहुत सिंपल करके पढ़ाता हूँ। ये वर्ल्ड यस ऑर्डर सर। इतनी बड़ी बड़ी टर्म लगती है, अगर हम इसका
एकेडमिक डेफिनेशन देखें तो वो ये कहती है कि दुनिया की ऐसी अरेंजमेंट्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे रूल्स, वैल्यूज, ठीक है ना, जिन पे दुनिया का जो खाका जो खड़ा हुआ है उसको वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आज के लेक्चर की तरफ और हर चलते हैं। कंट्री को उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखना पड़ेगा। हाँ, फिर आप देखें फिर और ग्रुपिंग सामने आती रही। एक जिस तरह से आपकी ग्रुपिंग है जिसका नाम है G7, ठीक है। फिर आपको सुने मेरी बात, जब यूएन बन गया ना तो यूएन के बनने के बाद हर रीजन के अंदर भी अपने अपनी ग्रुपिंग्स बनी। जिस तरह आप क्लास में जाते हैं पहले सेमेस्टर में, तो क्लास के एक तो पूरा बैच होता है, फिर उस बैच के अंदर भी ग्रुपिंग्स बन जाती हैं, ठीक है ना। ये लाहौर वाले हो गए, ये गुजरात वाले हो गए, या इस तरह करके ग्रुपिंग्स बन जाती हैं। इसी तरह से यूएन के बनने के बाद हर रीजन ने अपनी अपनी ग्रुपिंग बनाई, अपना अपना इदारा बनाया, अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी, उनकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग है वो G7 कहलाती है, दुनिया की ग्रेट 7 इकोनॉमीज। ठीक है, अब आपकी जो G7 है उसमें आपका कनाडा है, उसमें आपका यूएस है, उसमें आपका इटली है, जापान है, फ्रांस है, यूके और जर्मनी है। तो ये दुनिया के बिला वजह के ताऊ बने बैठे हैं 1945 से लेके 2000 तक। क्यों? क्योंकि जेब इनकी भारी है। अब आईएमएफ के पास अब क्यों जाते हैं? आपके पास पैसे नहीं है। आईएमएफ तभी आपको लोन देता है जब अमेरिका जो है वो मानता है, क्योंकि आईएमएफ को फंड कौन करता है? यूएस फंड करता है। ये यूएन है, आईएमएफ है, इनको जो फंडिंग आती है, जिन नेशन की जितनी बड़ी इकोनॉमी वो उतना इनको फंड करते हैं, तो फिर उनकी उतनी से भी है ना। आईएमएफ से लोन लेने जब आप जाते हैं तो अमेरिका के कहे बगैर आईएमएफ आपको लोन नहीं देता। इससे हुआ क्या कि आप आईएमएफ की मजबूरी की वजह से किसके गुलाम है? यूएस के। तो ये जितने भी इदारे 2000 तक बनते आए, ये सारी ग्रुपिंग्स, इनको यूएस और वेस्ट जो है वो इन्फ्लुएंस करता रहा, बिकॉज दे हैड द मनी। गांव का जो चौधरी होता है, जिसके पास पैसा होता है, वो अच्छा हो या बुरा हो, सारे उसको चौसब चौसब क्यों कहते हैं? सब उस पर डिपेंडेंट है। गांव का जो ऑर्डर होता है वो चौधरी चला रहा होता है, वही वैल्यू सेट करता है, वही सब सेट करता है। समझ रहे? अब 2000 के बाद, 2000 के बाद चीजें कुछ चेंज हुई। कुछ जो और कंट्रीज हैं जिसको हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, जिनको डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, कुछ उन्होंने भी सर उठाना शुरू किया। आपको पता है ना, 1990s के बाद चाइना ने तरक्की करना शुरू की है। अब सन 2000 के अंदर, 2000 के अंदर जो है, अब ये कुछ एमसीक्यू वाली चीजें भी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों के जेहन में आज बैठ जाएगा ब्रिक्स, और आइंदा आपको भूलेगा नहीं। आई होप कि आपको नहीं भूलेगा। ये क्या, 2000 2001 के अंदर एक साहब है जिनका नाम है जिम ओनेल। ये गोल्डमैन सैक्स का इकोनॉमिस्ट था। इसने एक पेपर लिखा। उस पेपर का नाम क्या था? बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक। बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक। 2001 के अंदर जिम ओनेल ने एक पेपर पब्लिश किया। उस पेपर के अंदर उसने ये बताया कि दुनिया का अगला जो इकोनॉमिक ऑर्डर है, चलो मुश्किल बात छोड़, आसान से बता दो। वो कहता है कि दुनिया की 4 नई ऐसी इकोनॉमीज आ रही हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करेंगी अगली 2 सदियों के अंदर, 2 डेकेड्स के अंदर, और वो बाकी इकोनॉमीज को पीछे छोड़ देंगी। इतना अच्छा परफॉर्म करेंगी, ग्रोथ उनकी इतनी अच्छी होगी। तो उससे एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर सामने आएगा। उसने उन इकोनॉमीज को नाम दे दिया ब्रिक का, क्योंकि वो 4 इकोनॉमीज जो हैं उनके वर्ड इस तरह से है ना, अल्फाबेट, तो उसने उसको ब्रिक बना दिया। वो कौन कौन सी 4 इकोनॉमीज थी? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ये 2001 में वो ये बात कर रहा है कि ये दुनिया की नई ग्लोबल इकोनॉमी की ब्रिक होंगी। ये दुनिया को एक बेहतर इकोनॉमिक ऑर्डर देंगी, ये इतना अच्छा परफॉर्म करेंगी। 2001 में वो प्रिडिक्ट कर रहा है। अल्लाह वालों, हुआ क्या कि सोने पे सुहागा, 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमीज ने सफर किया। उस वक्त बड़ी इकोनॉमीज यूएस वगैरह थी, वो और डिक्लाइन में गई। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इनकी इकोनॉमी अच्छी पेस पे चलती गई, जिस तरह ओनेल ने प्रोडिक्ट किया था। तो फिर इन्होंने क्या किया, 2009 के अंदर इसी ब्रिक वाले आइडिया की बुनियाद के ऊपर अपना एक
ग्रुपिंग बना ली और नाम दिया उसको ब्रिक का, ठीक है, लेकिन इसमें अफ्रीका की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो इन्होंने फिर ये देखें, जो ब्रिक का पहला समिट हुआ वो येकनटेरिनबर्ग रशिया के अंदर हुआ 2009 में, जून 2009 में, तब ये ब्रिक था। अगले साल इन्होंने साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया और नाम हो गया ब्रिक्स। और फिर जो तीसरा था वो चाइना के अंदर हुआ, उसके ऊपर साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ। इस तरह 2010 के अंदर ये तब्दील हो गया ब्रिक से ब्रिक्स में। कोई आपसे ये पूछेगा ना कि ये कब बना था, 2009 के अंदर बना था। इनिशियली ये ब्रिक था, बाद में कन्वर्ट हुआ ब्रिक्स में, क्योंकि साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी भी अच्छी इकोनॉमी परफॉर्म करती आ रही थी। इसको पढ़े ना कोई, ये वाला जो पैराग्राफ है, एनीवन प्लीज रीड इट। क्लास से कोई पढ़े इसे। BRICS is a BRICS, partnership हाँ originally ठीक। of 5 leading emerging markets and developing countries, founded on historical bonds of friendship, solidarity, and shared interests. देखिए ये सारी की सारी ग्लोबल साउथ की इकोनॉमीज हैं। किसी को ऐसा बंदा है जिसको ग्लोबल साउथ का ना पता हो? अच्छा मीशा, दुनिया के अंदर देखे ना, पाकिस्तान और ये एशिया सारा का सारा, ये दुनिया ग्लोब यूं होता है ना, यूं बड़ा ग्लोब, उसके साउथ के ऊपर फॉल करती है। और ये जो अमेरिका वगैरह है, ये ग्लोब के ना नक्शा आप देखें, ग्लोब के नॉर्थ पे फॉल करती हैं। तो दुनिया की जो गरीब ममालिक है वो सारे के सारे ग्लोबल साउथ के अंदर आते हैं, और ये वेस्टर्न कंट्रीज ग्लोबल नॉर्थ में आती हैं। सो ये नॉर्थ और साउथ, लेट्स से ये ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है लेट्स से, तो उसको कभी आप गौर से देखेंगे ना, ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। यहाँ पे यूएस और ये क्या कहते हैं कनाडा और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है ना, और नीचे जो है साउथ वाली, तो दुनिया की सारी गरीब लगड़ बगड़ जो है वो ग्लोबल साउथ है। अब ये ब्रिक्स जो है, इसमें ज्यादातर जो रिप्रेजेंटेशन है वो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। ये आपको समझ आ गया कब बना था, क्यों बनाया गया था, ये सारा का सारा। तो मेजर फोकस सर। यही था कि दुनिया की जो नई इंप्रूव करती हुई इकोनॉमीज है वो सामने आए। और ये वो पेपर सर था, ये डब्बे में लिखा हुआ है मैंने पेपर, ये आप याद रखिएगा, आइंदा आपको ये नहीं भूलेगा। इतनी अच्छी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, डोंट वरी, ठीक है, अब ये नहीं भूलेंगी चीजें। सर आई हैव अ बिल्डिंग, क्वेश्चन। हाँ हिस्ट्री के ऊपर है कि आज के हवाले से है, अभी इसी पे। पूछो। सर हम इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड यूज कर सकते हैं, हम इसे हमेशा ब्लॉक ही कहेंगे? इसको ब्रिक्स ग्रुपिंग को कहते हैं, इसका कोई हेड ग्रुपिंग। क्वार्टर नहीं है। G7 का भी नहीं है। G7 का भी नहीं है, देयर ग्रुपिंग्स, ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, तो ये ग्रुप्स बनाने का मकसद क्या है फिर, जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप अपने यार, मॉडल को चला रही हैं? शेयर्ड इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर होते हैं ना ग्रुप्स, समझ रहे हैं? ये जैसे क्लास में हो बेसिकली, जाता है। मैं बताता हूँ, हाँ बेसिकली जो जितनी भी ये ग्रुपिंग्स है ना, ये बेसिकली थिंकिंग के लिए हैं, समझ रहे हैं? कि बैठ के अपनी थिंकिंग दे, कैसे लेके चलना है, कैसे चलाना है, ये वो सारा कुछ, समझ रहे हैं? तो यस इट्स सर। मोर लाइक वो सारा का सारा। जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जिस तरह एससीओ है, जिस तरह, हाँ, ये दुनिया के ग्लोबल थिंक टैंक्स टाइप है जो कंट्रीज पर मुश्तमिल है। G7 वाले इकट्ठे बैठ, नेटो तो ऑर्गेनाइजेशन है ना पूरी, उसकी स्ट्रक्चर है, उसकी फंडिंग है, उसका सारा का सारा तय है। यूएन प्रॉपर एक फंडिंग है, एक सारा का सारा मामला तय है उसका। ये ज्यादातर मोरलेस ग्रुपिंग्स हैं। आपको पता है ना, जिसने शंघाई पढ़ा हुआ मेरा लेक्चर जाके देखें, तो उसमें शंघाई, पहले शंघाई 5 बनी थी, वो भी एक ग्रुपिंग थी, उसको फिर 2001 में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। Is there any difference between technically organization and grouping? Like technically कोई difference है? टेक्निकल डिफरेंस ये है कि एक जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी फोर्स होती है, उसका चार्टर होता है, नए मेंबर्स ऐड होते हैं, जाते हैं, उसका पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म डेवलप होता है। कोई फोर्स होती है, कोई बॉडी होती है कि ये बॉडी इस पे काम करेगी, ये बॉडी इस पे काम करेगी, यू गेट इट। उसका पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, पूरा का पूरा उसका एक सेक्रेटरी जनरल होता है, उसको लीड कर रहा होता है। ब्रिक्स का कोई सेक्रेटरी जनरल नहीं है, नेटो का सेक्रेटरी जनरल है, G7 का कोई सेक्रेटरी जनरल नहीं है, समझ रहे हैं?
जी सेक्रेटरी सर। जनरल होता है, उसका ओहदेदार होता है, सदर टाइप होता है। हाँ, सार्क भी है, उसका सेक्रेटरी जनरल है, लेकिन वो तो बेचारी बीमार पड़ी हुई है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल सर कॉर्पोरेशन। हाँ पाकिस्तान जी, इस पे आना चाह रहे हैं? वो उस पे आते पाकिस्तान हैं इस ना, पे आना चाह सरकार रहे हैं सर? पाकिस्तान आना चाह रहा है, बिल्कुल आना चाह मूव रहा है, आते हैं फॉरवर्ड उस पे। सर, मूव फॉरवर्ड। ठीक हो गया, उस पे आते हैं। आगे जो है हमारे पास अब इनिशियली जो है, ये जो आपकी सारी की सारी जो ब्रिक्स जो है, ये 5 पर मुश्तमिल थी। फिर 2023 के बाद इसकी एक्सपेंशन स्टार्ट हुई। सो 2023 के बाद इसको फिर एक्सपेंड किया गया और इसके अंदर नई कंट्रीज शामिल की गई, जो कि है हमारे पास इजिप्ट, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये गलत है, अर्जेंटीना इसका पार्ट नहीं है, इंडोनेशिया भी इसका पार्ट नहीं है। ये पता नहीं बच्चे कहाँ से निकाल के आते हैं। अर्जेंटीना जो है उसने मेंबरशिप डिक्लाइन कर दी थी और इंडोनेशिया भी इसका पार्ट नहीं है। तो आज ये ब्रिक्स प्लस जो है, इसके 10 मेंबर्स हैं ये एक्सपेंशन के बाद। और जब ये एक्सपेंशन की गई तो देखें, वेस्ट एशिया से भी कंट्रीज लाई गई, इजिप्ट, ईरान, साउथ अफ्रीका से सॉरी अफ्रीका से इथोपिया को लाया गया। तो इन कंट्रीज को लाया गया। इन कंट्रीज के आने के बाद जो है, इसके ऊपर भी जो रिमार्क्स दिए एक्सपेंशन के ऊपर, वो ये देखें शी जिनपिंग ने क्या कहा है, अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट ने उस वक्त क्या कहा था, यूएई के प्रेसिडेंट ने क्या कहा था, ये सारा का सारा इसके अंदर लिखा हुआ है, मौजूद है। शी जिनपिंग ने कहा था कि दिस मेंबरशिप एक्सपेंशन इज हिस्टोरिक, इट शोज द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज फॉर यूनिटी एंड डेवलपमेंट। ठीक हो गया। ये कुछ कोटेशन है, ये मैंने इसलिए दी हुई है ताकि आपको जो है खुद से मेहनत ना करनी पड़े। अब आगे आते हैं सिग्निफिकेंस की तरफ। नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हुए उसकी आपकी जो सिग्निफिकेंस होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उससे आर्गुमेंट बनते हैं। अगर आपके ज़हन में ये वाला स्लाइड रह गई तो आपके लिए मसला नहीं होगा सवालों को अटेम्प्ट करने में। सबसे बड़ी बात यह कि जो ब्रिक्स जो है वो इस वक्त दुनिया की 42% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। वाई 42%? 10 कंट्रीज हैं, ये 42% ग्लोबल पॉपुलेशन कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है, बताएं। सर चाइना और सर इंडिया। हाँ जी, चाइना और इंडिया की वजह से। अच्छा, अगर पॉपुलेशन 42% ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें बड़ी बात क्या है? व्हाई इट्स सिग्निफिकेंस? सर जितनी ये बड़े लोग, डेवलप जितनी पॉपुलेशन ज्यादा सर होगी उतनी बड़ी इकोनॉमी मतलब कैप्चर करेंगे ना वो। ह्यूमन रिसोर्सेज सर ज्यादा हो जाते हैं जितनी पॉपुलेशन। सबसे बड़ी बात रेवेन्यू आप लोगों ने रेवेन्यू बोली, ज्यादा जनरेट होगा। सबसे पहली बात मार्केट उतनी बड़ी हो जाएगी। दूसरी बात, आप लोगों ने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स उतना ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, इसका मतलब आप दुनिया की 42 पॉपुलेशन की वॉइस है। आप रिप्रेजेंट करते हैं 42% लोगों को। G7 वाले इतने से हैं। इटली की पॉपुलेशन कितनी है, कनाडा की कितनी है, यूएस की चलो ज्यादा है, जापान की कितनी है, तो वो कैसे दुनिया की वॉइस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इस तरह से ये पॉपुलेशन का बड़ा वो होता है। अगला ये है कि 46% ऑफ द जीडीपी ये रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट। सॉरी, 36%। अच्छा, ये ना, ये ऊपर नीचे होता रहता है, कहीं पे 37 लिखा होगा, कहीं पे 36 लिखा होगा। तो आपने हमेशा इसके साथ अप्रोक्सीमेटली इस्तेमाल करना है, अप्रोक्सीमेटली। समझ रहे हैं? ये 1-2% से आप फेल नहीं होने लगे। इसको आप मोर यूं भी लिख देन कह सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, मोर देन 36%, ये मोर देन 35%, मोर देन 40%, इट्स मोर। हाँ बिल्कुल ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, मोर देन, ये लगाना साथ। ठीक हो गया। ओके सर। लेकिन जो सबसे अहम चीज है, एक्सपेंशन के बाद एक और जो सिग्निफिकेंस में इजाफा हुआ है वो ये है, अगला वो है जी सर आपका 43% ऑफ द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट कि अब जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्रिक्स जो है वो एक्सपेंशन के बाद 43% दुनिया की पॉपुलेशन जो है उसको, सॉरी, 43% जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है उसको इन्फ्लुएंस करता है। क्यों 43% कैसे हो गया? सर सऊदी सर अरब भी आ ईरान, गया सऊदी इसमें, रशिया अरेबिया, भी आ गया, ईरान भी है ईरान भी आ गया। हाँ, और रशिया भी आ गया। तो इसकी वजह से 43% अब ये वो करते हैं। फिर इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट स्टेप लिया, और वो ये लिया कि इन्होंने 2014 के अंदर एक चीज बनाई जिसको हम कहते हैं एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। क्या जी?
एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब इन्होंने 2014 के अंदर एक नेशनल डेवलपमेंट बैंक का जो है उसका जो है फाउंडेशन रखी। फिर इन्होंने अगले साल जाके एनडीबी के साथ साथ फिर एक और चीज जो है वो सामने लेके आए, और उसका नाम है जी आपका CRA। क्या नाम है? CRA। पढ़ें इसको, क्रिएशन ऑफ द ब्रिक्स कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। पढ़े इसको, कोई पढ़ो पढ़ो CRA वाला, कोई पढ़े इसको। A liquidity Creation of the mechanism BRICS that provides support contingent for members facing short-term balance of payments issues. A liquidity mechanism that provides support for members facing short-term balance of payment issues। जब आप ये दो चीजें पढ़ते हैं तो आपके ज़हन में कुछ आता है। What comes to your mind जब आप NDB पढ़ते हैं? And what comes to your mind when you read CRA? सर वर्ल्ड IMF बैंक एंड IMF, IMF। IMF एंड World वर्ल्ड Bank। बैंक रिलेटेबल है, उसका अल्टरनेट हो सकती हैं या अपना हाँ, मतलब ये मुंह उठा रहे अच्छा हैं। मुझे ये बताएं कि जो वर्ल्ड बैंक है वो इनमें से किसके यहाँ रिलेट करता है? सर ये सर लास्ट वाला। CRA। CRA के न्यू साथ कौन एनडीबी। कौन न्यू कौन डेवलपमेंट बैंक के साथ। बारी बारी, एक सेकेंड, बारी एनडीबी बारी। के साथ है किसने कहा NDB के साथ? सर। सर एनडीबी मैंने इमन, सर। नूर। अच्छा मुझे ये बताए कोई कि सबसे पहले हम ये NDB और CRA को छोड़ दो, पहले मुझे कोई ये बताए कि दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड बैंक है और जो IMF है इनका डिफरेंस क्या है? सर वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है कंट्रीज के, और जो IMF है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए लोन्स या तो प्रोवाइड करता है, और इस तरह से वो इकोनॉमिक इश्यूज को सॉल्व करता है countries में। बिल्कुल ठीक कहा है कि और समझाए। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बच्चों को नहीं समझ आनी। सर लो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि अगर आपके फॉरेन रिजर्व जो हैं उसमें मतलब फॉरेन जो एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है उसमें अगर डेफिसिट आ रहा है या फिर वो सरप्लस में जा रही है। बिल्कुल अगर ठीक कह डेफिसिट रही हैं अगर आमना, एक्सपोर्ट आमना कम है। मैडम 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 ये बिल्कुल सर ये सही आप समझा समझा रही दें, हैं। ये बड़े ऊपर वाली गेम हो रही है। हाँ हाँ हाँ, आराम से आराम से आराम से, बिल्कुल सही समझा रहे हैं, सारे सही समझा रहे हैं, लेकिन मैं हूँ जाहिल, मैंने कभी भी कुछ नहीं पढ़ा हुआ। यू गेट इट? मतलब सॉरी इट्स अ रॉन्ग टर्म, मतलब मैं ले मैन हूँ, यूं समझ लें। जाहिल तो नहीं, मतलब इट्स अ ले मैन हूँ, मतलब मुझे इस चीज की समझ नहीं है। ठीक है, तो मुझे आपने समझाना है जो एक ले मैन है, ठीक है, जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस चीज की, तो आप उसको जब IMF समझाते हुए ये समझाएंगे, ठीक है, कि अपना रिजर्व्स और ये सारी चीजें उस बेचारे को समझ नहीं आनी। हाँ, IMF शॉर्ट टर्म के लिए उसको फायदा देंगे, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म के लिए होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब इसको सारे तरीके से समझाता हूँ मैं, सुने मेरी बात, ठीक है, आप सारे सही समझा रहे हैं। जिस जो पहली दफा समझ रहे हैं ज़हन में ये रखें कि जो वर्ल्ड बैंक बनाया गया था इसका फोकस था मुल्कों की डेवलपमेंट में हेल्प करना। समझ रहे हैं कि मैंने रोड बनानी है, मैंने एजुकेशन पे काम करना है, मैंने डैम बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन चीज़ों के लिए वो लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, लोन प्रोवाइड करता है। अच्छा, फिर कभी कभी वो लोन के साथ साथ आपको एड भी प्रोवाइड करता है, फ्लड्स आ गए, ये आ गए, ये सारा कुछ। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज जो है आपका जो IMF है वो डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करता, वो फोकस करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है और बिल्कुल वो काम नहीं कर रही, बिल्कुल लड़खड़ा रही है, तो IMF उसके अंदर पैसा इंजेक्ट करता है लोन की सूरत में। मैं हमेशा इस पर एग्जांपल देता होता हूँ कि हमारी बॉडी में अगर ब्लड खत्म हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे अंदर ब्लड इंजेक्ट कर देता है। समझ रहे हैं ना, ताकि बॉडी दोबारा अपने तौर पे खड़ी हो सके। तो IMF का फोकस है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो पैसे देगा कि इकोनॉमी में लगाओ, इकोनॉमी को ठीक करो। वो पैसे इसलिए IMF कभी नहीं देगा कि तुम पुल बनाओ,
तुम जो है ना वो पिंड को ठीक करो, ये सारा कुछ। सो एक का फोकस है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और दूसरे का फोकस है डेवलपमेंट। राइट आईएमएफ सर, थैंक यू। आईएमएफ लोन वापस लेता है, एड नहीं देता, खैराती इदारा नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक कभी कभी एड भी देता है, कभी कभी लोन भी देता है। आगे ये समझ आपको सादे तरफ तरीके से। और ये जो बातें कर रहे हैं ना लोग, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ये सारी ये बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी सादे तरीके से समझाता हूं, जब आपने दुनिया में पेमेंट्स ज्यादा करनी हो, उस मुल्क को भी देना है, उस मुल्क को भी देना है, उस मुल्क को भी देना है। जिस तरह सोचना, एक जमींदार बैठा हुआ है, उसने सबसे कर्जे लिए हुए थे, फसल हो गई, अब मुंजी पड़ी हुई है, गंदुम पड़ी हुई है, अब टाइम आ गया सबको पैसे देने हैं। लेकिन जो उस मुंजी से, उस गंदुम से जो वैल्यू जनरेट होनी है ना, इनकम, वो कम है। और जो इसने कर्जे देने हैं लोगों को, तेल वाले को, मुर्गी वाले को, उसको, आपको पता है ना जमींदार पूरी साल उधार पे चलता है, वो ज्यादा है। तो मेरी जो इनकम, जो मुझे पैसा आना है वो कम है, और जो मैंने देना है वो ज्यादा है। तो इसको क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। आइए समझ आपको। सो जिन यस सर। मुल्कों की बेचारों की ये हालत हुई पड़ी होती है, तो उनको आईएमएफ कुछ पैसे देता है कि यार को थोड़ा अपना माल मंतर चलाओ। समझ रहे हैं? अब पाकिस्तान का हर वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्यों रहता है? हमारे कर्जे इतने ज्यादा हो चुके हैं, हर साल हमने कुछ 40 से 100 बिलियन डॉलर के दरमियान वापसी करनी होती है। कमा कितना रहे होते हैं? कोई 30-35 बिलियन जो है ना, इतना कमा रहे होते हैं। तो इसी वजह से हम हर साल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का शिकार है। अब आइए समझ आपको, तो हम फिर जाएंगे आईएमएफ के पास। अब मैंने आपको टेक्निकल टर्म में भी समझा दिया और आपको सादे अल्फाज में भी समझा दिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला एसडीजीज वाला लेक्चर लिया हो ना, जो रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको इन चीजों की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती। एसडीजीज वाला जो लेक्चर है वो अपडेटेड नहीं है, उसको अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है। एसडीजीज पे नया कुछ हुआ ही नहीं है। यू गेट इट? आप एक दफा उन लेक्चर्स को सुने हो सही। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का अगर लेक्चर सुना होता, तो ये आपको सारी अंडरस्टैंडिंग होती। आज आप जाके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का है वो सारा का सारा सुनेंगे। नहीं नहीं, बैंक डिफॉल्ट, बैंक्रप्सी, ये मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर हम कहीं और घुस जाएंगे इकोनॉमी की तरफ। समझ रहे हैं? मैंने उतना पढ़ाना है जितनी हमें जरूरत है। अब आपको समझ आ गई। अब ब्रिक्स ने भी ये जो बैंक तश्कील दिए हैं, ये यही सोच के दिए हैं कि कल को ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को रिप्लेस करें। जो दुनिया के नेशंस की डिपेंडेंस है वर्ल्ड बैंक के ऊपर, आईएमएफ के ऊपर, जिसकी वजह से ये सारे के सारे अमेरिका के पीछे भागते हैं नेशंस, उनको रिप्लेस करें। तो फ्यूचर के अंदर सोच यही है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक कंट्रीज को लोन देगा, और सीआरए जो होगा ये आईएमएफ वाला काम करेगा, ये इनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हल करेगा, ताकि इनके शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इश्यूज हैं उसको दूर किया जा सके। आइए समझ आपको। सो बेसिकली यस सर। इट्स एन ऑल्टरनेट, ये जो बनाया जा रहा है ना बेसिकली, सो बेसिकली ये जो है ये ऑल्टरनेट मैकेनिज्म है, ऑल्टरनेट मैकेनिज्म है, जो कि ब्रेटन वुड्स जो है सिस्टम उसको रिप्लेस करना चाहता है। व्हेन आई से ब्रेटन वुड्स सिस्टम, आपके ध्यान में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ आना चाहिए। यू गेट इट? यस सर सर। नॉन मेंबर्स लोन ले सकते हैं सीआरए से? सारे देखें, सीआरए अभी फंक्शनल नहीं हुए, ये प्रॉपर, ओके। अभी ये प्रॉपर फंक्शनल नहीं हुए। यही तो मसले हैं ना, यही तो चैलेंजेस है। जो जितनी बड़ी ब्रिक्स बढ़ के मार रहा है, 2014 से लेके 11 साल हो गए, कितना एनडीबी ने कोई बड़ा डेंट डाल दिया है वर्ल्ड बैंक में? कुछ भी नहीं। लेकिन सोच वही है। क्लियर हो गया? सर ये डी डॉलराइजेशन का इन दोनों में से किसके साथ लिंक होगा? डी डॉलराइजेशन को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा डॉलर डोमिनेंस को समझते हैं। क्लियर है? देखिए, मैं आप लोग ओके सर। बी पेशेंट। जो लोग, जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है ना, थोड़ा पेशेंस रखें, आगे जाके आपको अपडेट नॉलेज भी दूंगा। अब कुछ ऐसे भी क्लास में ना जो फर्स्ट टाइम इन चीजों को समझ रहे हैं, उनकी थोड़ी बेस तो बनने दें। आई अंडरस्टैंड, आपके जहन में आ रहा होगा ये पढ़ा हुआ है सारा कुछ, तो अभी हिस्ट्री के साथ चल रहा हो ना, बी पेशेंट। आगे जाके डिस्कस करता हूँ ना कि अभी जो इजलास हुए, अब क्या रोले चल रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज के। ठीक है? यस सर।
अच्छा, आगे चलते हैं। अब ब्रिक्स की एक्सपेंशन के ऊपर सवाल अभी भी आया यार, 2025 में भी आया करंट अफेयर्स में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2024 में या 23 में ऐसे भी आया, इसके ऊपर 24 में आया। क्लियर है सर एक क्वेश्चन है, जी? जब वर्ल्ड ऑर्डर को चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन पहले स्टेब्लिश कर दी गई हैं, लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ये यूएन वगैरह, तो आप ये जो कंट्रीज बना रही हैं, ये पहले ही उनकी मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशंस वगैरह की मेंबर हैं, ठीक हो गया। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस पहले ही स्टेब्लिश्ड हैं और वर्ल्ड ऑर्डर को रेगुलेट करवा रही हैं, अमेरिका या ये ऑर्गेनाइजेशन सवाल नहीं करेंगी कि यार तुम कौन होते हो ब्रिक्स बनाने वाले, जब पहले ही रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटीज मौजूद हैं, मतलब पहले ही ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, तुम क्यों एनडीपी बना रहे हो या सीपीए बना रहे हो? तो वो दे तो रहा है, ट्रम्प धमकियां दे रहा है, पता ना आपको? ट्रम्प ने अभी धमकी दी है अभी इजलास के बाद, वो आपको लिखवाता हूँ कि मैं टैरिफ लगा रहा हूँ। जो जो ब्रिक्स को ज्वाइन कर यस रहा है और सर। ब्रिक्स की तरफ जा रहा है उसको टैरिफ लगा रहा हूँ। ये आगे पढ़ाता हूँ ना, अभी अपडेटेड नॉलेज और देता हूँ सर आपको। एक और क्वेश्चन भी है, पाकिस्तान ने क्यों ज्वाइन नहीं किया, ये भी जरा फिर बता दें। हाँ, ये इस पे आते हैं। पाकिस्तान क्योंकि हर चीज वो बड़ी चाहता है। इकॉनमी नहीं है ना। हाँ, इट्स अ गुड आंसर, लेकिन हम पाकिस्तान पे पहुंचेंगे आगे। लेकिन मुझे लेकिन थोड़ा सा सर आप लोग, चाइना का भी कोई रोल है ना, चाइना नाराज हुआ है ना सर। वो भी करते हैं। चाइना कौन सा जो है ना, हमारी फूफी की बेटी है, कि नाराज हो गई है तो मना लेंगे सब। एक मिनट थोड़ा सा आपको, मुझे 1-2 सेकंड की, सॉरी 1-2 मिनट की, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो डॉलर डोमिनेंस की। क्योंकि आगे जाके हमने पढ़ना है कि ब्रिक्स जो है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ लेके जाएगा। सो बिफोर डी डॉलराइजेशन आई रियली वांट यू गाइस टू वॉच अ वीडियो 2 मिनट की, और फिर हम थोड़ा चीजों को समझें। आगे चलते हैं, जस्ट अ सेकंड। The US dollar is the world's most आप dominant. लोगों को वीडियो नजर आ रही है? यस जी सर। सर। आवाज भी आ रही है इसकी? जी सर। The चलें इसको US तसल्ली से dollar is देख। the world's most dominant currency, used by countries and businesses around the globe for international trade, investment, and financial transactions. But how did the dollar become the world's ruling currency? In this video, we'll explore the history of the US dollar and the complex set of historical, political, and economic factors that led to its rise to global prominence. The roots of the US dollar's dominance can be traced back to the end of World War II. In 1944, representatives from 44 countries gathered in Bretton Woods, New Hampshire, to establish a new system that would stabilize currencies and promote international economic cooperation. The agreement established the US dollar as the world's reserve currency, and other currencies were pegged to the US dollar at a fixed exchange rate. Under the Bretton Woods system, the US government promised to exchange US dollars for gold at a fixed rate of 30 fabas per ounce. This gold exchange standard gave the US dollar a stable and reliable backing and made it an attractive currency for international trade and investment. The US dollar's dominance was further cemented by the post-war economic boom in the United States.
With Europe in ruins, the US became the world's largest economy, and its economic power made the US dollar the preferred currency for international trade and investment. The US dollar was also used by international financial institutions, such as the IMF and the World Bank, which further solidified its position as the world's reserve currency. In the 1960s, हाँ जी, कुछ समझ आई आप लोगों को? थोड़ा ये रीकैप मिला है जो मैं आपको समझा रहा था कि एक सिस्टम बना, ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन बनी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई, थोड़ा आपके जेहन में अब चीजें बैठ गई? सर ये गोल्ड का उसमें क्या एक्सचेंज क्या है वो मतलब थोड़ा सा नहीं समझ। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बेसिकली ना गोल्ड को रिजर्व सेट किया गया था कि एक मुल्क जो है, ये ना हो कि बैठ के सारे इस तरह फिर मशीन लगा लेते और सारे नोट छापी रखते। तो पाकिस्तान सर जितने नोट छापते। जी जवाब। सर सऊदीया का जो ऑयल है वो भी यूएस के डॉलर डोमिनेंस में उसका भी बहुत ज्यादा किरदार है। हाँ, उसका पेट्रो डॉलर जो मुआहिदा हुआ था, ठीक है, हाँ उस पर भी हम करेंगे बात। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, अब आगे आगे चलते हैं। लेकिन आपको अभी बेसिक चीजें समझ आ गई कि डॉलर की किस तरीके से फिर डोमिनेंस बनी दुनिया के अंदर, कि जब दुनिया की ट्रेड की करेंसी वो सेट हो गई, डॉलर स्टेबल हो गया, तो आज तक वही फॉलो होता आ रहा है। तो दुनिया के अंदर डॉलराइजेशन हो गई। हम सारे के सारे अपनी करेंसीज को डॉलर्स में कन्वर्ट करके देखते हैं ना। तो जब डॉलर जो है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनके लिए वो हो गया, टूल बन गया, तो इस तरह ऑटोमेटिकली ये चीजें प्रमोट होती गई। क्लियर है? तो इस तरीके से इन आप ये समझें कि इन इदारों ने यूएस की जो डोमिनेंस है एज अ कंट्री, एज अ सुपर पावर, एज अ हेजिमोन, और यूएस की करेंसी डॉलर की जो डोमिनेंस है, इन सारों को प्रमोट करने में मदद दी। सो दीज थिंग्स बिकेम द टूल ऑफ यूएस डोमिनेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब फिर इसी चीज से चिढ़ खा के चाइना और ब्राजील, अब ये लोग भी चाह रहे कि हम यूएस के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए हम भी वैसे ही इदारे बनाए। यानी कि जिस तरह अमेरिका ने और वेस्ट ने डोमिनेंस बनाई है, हम भी उसी ट्रैक पे चलें, उन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करें। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के ऊपर जो जिन कंट्रीज की डिपेंडेंस है, उनको कोई आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक अपने दे दें ताकि वो हमारी तरफ टिल्ट करें। इसलिए ब्रिक्स और ये वाली ग्रुपिंग्स जो है ये तरक्की कर रही हैं। तो सवाल अब ये आता है कि ब्रिक्स की एक्सपेंशन से दुनिया के अंदर क्या इंप्लीकेशंस हो रही हैं? व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स ऑन ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर? उसका ये आर्गुमेंट्स है। पहला ये है कि शिफ्ट फ्रॉम वेस्टर्न सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर टू ईस्टर्न सेंट्रिक या ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। पहला ये कि अब वेस्टर्न सेंट्रिक जो वर्ल्ड ऑर्डर है उससे शिफ्ट आ रहा है दूसरे वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ। ये पहला आर्गुमेंट मुझे कोई एक्सप्लेन करे। सर जो डिपेंडेंसी है हमारी आईएमएफ और मतलब ब्रिटेन वुड पे तो वो तो कम हो जाएगी ना फिर अगर ब्रिक्स अपने लोन्स प्रोवाइड करेगा जैसे अल्टरनेट टू आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक होगा तो फिर तो इतना उधर कोई नहीं जाएगा। हाँ, तो देखें इस आर्गुमेंट को समझे। शिफ्ट फ्रॉम वेस्टर्न, सॉरी, सर एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ ये रही है? यस यस मैडम नूर बोले। अच्छा सर इसमें एक्चुअली दो ब्लॉक्स हैं, वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक। तो सर ये जो इकोनॉमी शिफ्ट का है तो आज आजकल जो हमारे ब्रिटेन में से आज तक जो चल रहा है, जो इकोनॉमी स्ट्रांग है वो वेस्टर्न ब्लॉक की है। तो ये जो ब्रिक है, इस ब्रिक्स के बाद ये जो शिफ्ट है वो ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ जाएगा, जैसे कि BRI प्रोजेक्ट है, इसी तरह हाँ हाँ हाँ, पाउंड बिल्कुल जो है, बिल्कुल तो ये वाली चीजें इस तरह से उस पे शिफ्ट हो सकती बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। समझ आई आप लोगों को? ये वाली हेडिंग कैसे एक्सप्लेन कर रही है? किसी को समझ ना आया हो मेरे से पूछे। सर मैं इसमें अगर कुछ ऐड कर सकूं। करें।
सर मैं ये समझाऊं कि वेस्टर्न सेंट्रिक पहले वर्ल्ड ऑर्डर था, जैसे यूनिपोलर वर्ल्ड था, यूएस डोमिनेट करता था। अब हम्म लोगों के जो कंट्रीज होती थी उन्हें उनके एम्स पसंद आए ना आए, दे हैव टू गो टू द यूएस टू गेट देयर सपोर्ट, और पैसे उनसे हम्म लेने चाहिए थे। हम्म हम्म। अब ये मल्टीपोलर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिस वजह से अब चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, वो अपने एम से जो मुल्क अलाइन होता है उसी के पास जाएंगे। जिस वजह से ये ईस्टर्न वर्ल्ड कर लें या उसको मल्टीपोलर वर्ल्ड कर लें, उस तरफ शिफ्ट हो रहा है ये सारा वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, देखें, जब आप ये कहने लगे हैं ना कि शिफ्ट फ्रॉम वेस्टर्न सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर, तो आपने ये बताना है कि इस वक्त जो डोमिनेटिंग वर्ल्ड ऑर्डर है वेस्टर्न सेंट्रिक है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सारे के सारे वेस्टर्न इंटरेस्ट को और वेस्टर्न वैल्यूज को प्रमोट कर रहे हैं। ब्रिक्स के आने से अब कंट्रीज जो है ब्रिक्स की तरफ जाएंगी, और ब्रिक्स के अंदर ईस्टर्न कंट्रीज हैं। तो इससे वो जो एक वेस्टर्न सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है, उससे दुनिया का शिफ्ट होगा मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, या ईस्टर्न, या जो भी आप लिख लें। समझ आइए आपको? किसी को ना समझ आई हो इसकी? हमजा ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है, बाकी लोगों ने भी किया है। सर मेरा एक पॉइंट है कि आप कह रहे हैं कि ईस्टर्न वैल्यूज, सो व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज? इज इट अबाउट कल्चर या फिर जो मतलब माइंडसेट वहाँ का, मतलब वैल्यूज किस सेंस में? ईस्टर्न ईस्टर्न रूल्स और वो सारे के सारे वो एज सच अभी सामने नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह चाइना कहता है कि दुनिया को लोन्स ना दो बिला वजह, बल्कि ट्रेड करो और इक्वल फुटिंग के ऊपर करो, एक्सप्लॉइटेशन ना करो। समझ रहे हैं? वो कहते हैं कंट्रीज की हेल्प करो, आप उन पे कंडीशन लगाते हैं। और दूसरा, ईस्टर्न वैल्यूज के अंदर ये कहीं पे भी नहीं आता कि आपने डेमोक्रेसी हर जगह घुसा देनी है। समझ रहे हैं? तो वेस्टर्न जो आइडियाज हैं, ये डेमोक्रेसी और सारे के सारे, ये आप हर कंट्री में घुसा देते हैं। ब्रिक्स के अंदर देखे ना, जो मेन कंट्रीज है उनमें हर जगह डेमोक्रेसी नहीं है। सऊदी अरब में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। तो वो कहते हैं आपका कल्चर, आपके उसको जो सिस्टम सूट करता है वो होना चाहिए। सो इट्स मोर इंक्लूसिव, सबके लिए इंक्लूसिविटी है। एक चीज नहीं थोप रहे आप। यू गेट इट? जी जी सर। अगला ये कि ब्रिक्स की एक्सपेंशन से अब दुनिया के अंदर जो ब्रिक्स की ग्रुपिंग है, इसका जो इकोनॉमिक वेट है वो बढ़ गया है। और इसमें हम एग्जांपल देंगे वही कि मोर देन 36% ऑफ जीडीपी ये कंट्रीज जो है वो रखती हैं। तो ब्रिक्स के एक्सपेंशन से ब्रिक्स कंट्रीज का वेट मजीद बढ़ गया है कि नाउ दे कैप्चर 36% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी शेयर। अगली हेडिंग है चैलेंज टू डोमिनेट ब्रेटन वुड सिस्टम। अब ये तो आपको आ जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना कि अब जो एनडीबी है और ये सीआर जो है, ये किसको चैलेंज करेंगे? दे हैव कम एज अ न्यू अल्टरनेट मॉनेटरी सिस्टम। ये पुराने ब्रेटन वुड सिस्टम को चैलेंज करेंगे। तो अब लोगों की डिपेंडेंसी ओवर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कम होगी अगर ये तरक्की करते हैं तो। फिर उसके बाद आ जाएगा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। अब जो इकोनॉमिक पावर है, जो इकोनॉमिक सेंटर है, वो जो पूरा का पूरा G7 के पास वेस्ट की तरफ जो रहता था, अब वो टिल्ट कर रहा है। अब वो इन कंट्रीज की तरफ इकोनॉमिक जो टिल्ट आ रहा है दुनिया का। सो अब दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वेस्ट नहीं रहेगा, वो ईस्ट बन जाएगा, ग्लोबल साउथ बन जाएगा। फिर अगला ये कि चैलेंजेस एंग्लो अमेरिकन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। देखें, ये अब जियो पॉलिटिकल टूल भी तो बन रहा है ना ब्रिक्स। अब ये चैलेंज कर रहा है उनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को। इसीलिए ट्रम्प जो है अब धमकियां दे रहा है, वो ट्वीट्स लिख रहा है। समझ रहे हैं? एक्सक्यूज मी सर। उनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कौन प्रमोट करता था? कि जो फ्री ट्रेड वाले प्रिंसिपल हम लेके चल रहे हैं दुनिया में सबसे अच्छे, जो डेमोक्रेसी और जो हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो दुनिया में सबसे अच्छे, आप सारे के सारे यही लागू करो। ये सारी बातें यूएन के थ्रू और इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आती थी। अब ब्रिक्स जो है वो अपनी वैल्यूज बताएगा दुनिया को कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। चाइना के अंदर अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो वो भी तरक्की कर रहा है। सऊदी अरेबिया में अगर डेमोक्रेसी नहीं है वो भी तरक्की कर रहा है। तो ईस्टर्न जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, अगर वो काबिल कबूल है, आप उनके साथ चलें। सो दे आर गोना नाउ चैलेंज आपके एंग्लो अमेरिकन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, आगे देखें, आगे कौन सी हेडिंग है ये पढ़ें। अगली हेडिंग मुझे कोई समझाइए।
हाँ जी, नहीं समझ आई? सर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। नो, alternative multilateral सर grouping that ought to inclusively represent the interests of global south, voice of global south. सर ब्रिक्स के पहले तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था ना हमारे पास, मतलब साउथ Yes, में। very good, अब तो very good. प्लेटफॉर्म आ गया है ना, पहले तो इस तरह नहीं था कि हम अपने लिए कुछ बोल सकते थे। वही डोमिनेंस थी उसकी, ब्रिटेन वुड्स की, तो इस वजह हाँ, से ये हमारे तो लिए ग्लोबल साउथ की आवाज कोई नहीं था। अब हमारे पास एक ऐसी मतबादिल मल्टीलेटरल ग्रुपिंग आ रही है जो कि रिप्रेजेंट करती है इंटरेस्ट ग्लोबल साउथ के। इससे पहले देखे ना, आप यूएन में जाके शोर करते थे, वहां एंड पे वो रशिया, सॉरी यूएस बैठ के वीटो कर देता हर बात को। उनकी आवाजें ज्यादा डोमिनेंट थी। ये पहली ग्रुपिंग है जिसमें ग्लोबल साउथ की पावरफुल कंट्रीज है, जिनकी इज्जत भी है, जिनको सुना भी जाता है, और वो सामने आ रही है। यू गेट इट? फिर उसके बाद अगला है इन्फ्लुएंस ओवर ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स। ये कौन एक्सप्लेन करेगा? सर एक्सपेंशन के बाद सऊदी अरेबिया, ईरान और रशिया की, मतलब रशिया तो ऑलरेडी था, उनकी ज्वाइनिंग से एनर्जी मार्केट ज़्यादा ग्लोबल साउथ की तरफ आ जाती है। ठीक सर है। और एनिमल सर, और यूक्रेन एनिमल वॉर सर में तो। आपके जो चाइना जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो बिजली के जो मामलात हैं काफी हद तक ये खुद रिजॉल्व कर सकती हैं। और सोचें, अभी आपसे सर सर रशिया और इसके इसमें अलावा यूक्रेन सर, वॉर की also वजह से। because 43% of the crude oil production and like it has an influence on the crude oil production, तो उसकी वजह से भी it has the influence over energy politics. एंड पे किसने बोला? अभी क्या नाम है आपका? सर Sir मैं Ariba. अरीबा, फिर बोलो। Sir, because 43% of the crude oil production भी ये जो ब्रिक्स में कंट्रीज हैं इनके पास है, तो इट इज इन्फ्लुएंसिंग द क्रूड द एनर्जी पॉलिटिक्स। देखें, ऊपर जो हमने एक चीज पढ़ी थी, ये मैंने आपको समझाया था, ऊपर वाली हेडिंग को बोलना नहीं है। ये जो हम ये वाले आर्गुमेंट्स लिख रहे हैं, इसमें हमने कंटेंट ये वाला पुट करना है। जब 43% क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ब्रिक्स के पास है, तो इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी पॉलिटिक्स ये इन्फ्लुएंस करेंगे ना। अगर ये बैठ के डिसाइड कर लें कि हमने तेल प्रोड्यूस ही नहीं करना, तो पूरी दुनिया की मार्केट हिल जाएगी। यूक्रेन वॉर के बाद बाइडन, जिसकी नहीं बनती थी मोहम्मद बिन सलमान के साथ, तो ये गया था ना मोहम्मद बिन सलमान के पास कि आप प्रोड्यूस ज्यादा करें ऑयल, क्योंकि रशिया का मार्केट में एनर्जी कम आ रही है, तो आप कतर से भी बात करें, गैस भी ज्यादा मार्केट में फेंकें, ऑयल भी फेंके, ताकि प्राइस ऊपर ना जाए। हम क्यों फेंकें? तू अब आ गया मुंह उठा के, मुझे तू वो मर्डरर कहता था और ये कहता था। देखा है? क्यों? वो बेइज्जत हुआ है बाइडेन जाके एमबीएस के पास, लेकिन फिर भी क्यों गया था? क्योंकि जिनके पास प्रोडक्शन है वो दुनिया की पॉलिटिक्स को समझते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर ब्रिक्स कंट्रीज कल को बैठ के कहती हैं कि हम ऑयल प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, तो पूरी दुनिया हिल के रह जाएगी। सो जितनी ज्यादा क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन का मार्केट शेयर ब्रिक्स के पास है, उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स के ऊपर। यू गेट इट? सर इसी यस वजह से सर। रशिया wasn't affected much by the sanctions। हाँ, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद कफील है, उसका तेल फिर भी बिक रहा है, इंडिया फिर भी उससे खरीद रहा है। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए रशिया पे कभी भी सैंक्शंस क्यों काम नहीं आती, ईरान पे भी सैंक्शन इतनी ज्यादा काम क्यों नहीं आती? दे आर ऑलरेडी सेलिंग, दे आर सेल्फ सफिशिएंट। भूख जो होती है ना, भूख। सर ईरान पे इफेक्ट हुआ था, ईरान पे सेक्शंस लगे थे, तो उनके तो नोटों की कीमत ही कोई नहीं थी। नहीं, वो तो अभी भी है ना, अफेक्ट तो है, अफेक्ट तो अभी भी है ना। ईरान उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ना रशिया की तरह, उसके उतने ज्यादा रिजर्व नहीं है जितने रशिया के हैं। समझ रहे हैं? और रशिया के ऊपर यूरोप की डिपेंडेंसी, गैस, ये सारा कुछ, ईरान जो है बेचारा ज्यादा स्ट्रगल करता है। समझ रहे हैं? लेकिन कह ये रहा हूं कि फिर भी रिंग रिंग के चल रहा है ना, आंखें तो दिखाई खड़ा है। ईरान ने सरेंडर तो नहीं किया। यस सर, ये ईरान बात है। जुड़ा हुआ तो है, क्यों? क्योंकि इधर से उधर से हमें तेल शेल बेच लेता है। अगर ईरान भूखा मार रहा होता तो वो उसी दिन अपना न्यूक्लियर खत्म कर देता। समझ रहे हैं? आज देखें, इसराइल को आंखें दिखाना ये 12 डेज ऑफ वॉर के अंदर, ये छोटी बात नहीं थी। क्यों?
उनकी आपने कभी डेवलपमेंट देखी है अंदर से ईरान की? जो जो गए हैं जायरीन, कभी पूछे उनसे, उनकी ट्रेन देखें, पाकिस्तान की ट्रेन देखें, कितना जमीन आसमान का फर्क है। तो ईरान ये इतनी डेवलपमेंट, इतनी सारी चीजें वहीं से वो कर रहा है। ठीक है, बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। अगर तो उस पर सैंक्शन ना हो, मैं कहता हूँ वो खा जाए पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को, वो इतना फ्लरिश करे उसकी इकोनॉमी। इसके ऊपर फिर ब्रिक्स जो है, उसने कहा है कि साउथ अफ्रीकन लीडर जो है, उसने कहा था ब्रिक्स इज एन इक्वल पार्टनरशिप ऑफ कंट्रीज दैट हैव डिफरिंग व्यूज बट अ शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ये भी एक कोटेशन है। आगे चलते हैं। एक और इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो पुश टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन। आपको वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि आपको डॉलर की हेजमनी समझ आए। अब मुझे बताएं, व्हाट डू यू मीन बाय पुश टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन? हाउ ब्रिक्स इज पुशिंग टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन? सर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे जब डिसाइड किया था, जितने भी कंट्रीज के मेंबर्स थे उन्होंने डिसाइड किया था कि डॉलर, हम डिसाइड करते हैं कि डॉलर एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, ठीक है। जब ब्रिक्स अब हो रहे हैं, अब इन्होंने डिसाइड किया है कि हम डॉलर, जाहिर बात है डॉलर पे वो नहीं रिलाई करेंगे, वो अपनी करेंसी को इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्योंकि सारा अल्टरनेट चल रहा है मामला। सबसे बड़ी बात है कि ब्रेटन वुड्स के आने के बाद फिर WTO और ये सारी चीजें, दुनिया के अंदर जो ट्रेड होती रही है वो डॉलर में होती रही है। तो जितना ज्यादा ग्लोबल ट्रेड एक करेंसी में होगी, उतना उस करेंसी की डोमिनेंस बनेगी। अब ब्रिक्स ने क्या किया है, रिसेंटली उन्होंने कहा है कि अभी रशिया कह रहा है कि मैं युआन में ट्रेड करता हूं, वो कह रहे हैं कि हम अपनी लोकल मल्टीपल करेंसीज में ट्रेड करते हैं। 2023 तक तो ये कह रहे थे कि एक करेंसी लेके आते हैं, उस पे ये एग्री नहीं करते। समझ रहे हैं? अब इन्होंने कहा है कि हम डिफरेंट करेंसीज में ट्रेड करते हैं, कभी चाइना की करेंसी में कर लो युआन में, कभी रुपी में। अब जब कंट्रीज डॉलर को छोड़ के अपनी अपनी करेंसीज में ट्रेड करना शुरू करेंगी और ब्रिक्स उस चीज को लीड करेगा, तो ऑटोमेटिकली डॉलर पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी, डॉलर की गेम कम होना शुरू हो जाएगी। अब आइए समझ आपको। सर ये मतलब रशिया कहेगा मैं अपनी करेंसी में ट्रेड करूंगा तो ब्रिक्स एक्सेप्ट करेगा, चाइना कहेगा मैं अपनी करेंसी में ट्रेड करूंगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा, और अगर इंडिया हाँ। कहेगा मैं अपनी करेंसी में ट्रेड करूंगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा। हम्म। तो सर सर ये क्या, ट्रेड सर ये क्या देखिए फर्क होता है, मतलब इससे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर वो पहले डॉलर में कर रहे थे, लाइक इंडिया जो है वो ट्रेड कर रहा था डॉलर में पहले, ठीक है, अब इंडिया कहता है कि मैं इंडियन रुपीज में करूंगा, तो इसमें फर्क क्या होगा? यार, कन्वर्जन का फर्क होता है ना। कोई इकोनॉमी वाला बैठा है क्लास में? सर अगर सप्लाई बढ़ेगी उस यस सर्टेन सर, सर करेंसी की इन द वर्ल्ड, तो उनकी एक्सचेंज ज़ाहिर रेट वैल्यू होता है। बढ़ेगी। जी एक सर। बारी 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 बारी, हु इज इकोनॉमी वाला ग्रेजुएट, मेजर इकोनॉमिक्स? किसी ने इकोनॉमिक्स सर पढ़ी हो? मेजर नहीं है, सर लेकिन ये प्रीवियस पता है मेजर। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आराम से का ये आराम होता है। से आराम से मैडम, हम ना थोड़ा सा सिंपल करके समझाएं। आपको पता ना मैं ले मैन हूँ, हम सारे ले मैन है, आपने सिंपल करके समझाना है, जवाब सर देना है इसका। जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होती है ना, फिर वो करेंसी अप्रिशिएट होती है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और जिस करेंसी की हम्म। डिमांड बहुत कम होती है, उसकी फॉरेन मतलब इंटरनेशनल अरीना में वो डिवैल्यू हो जाती है, इस अब समझ आइए सकते समझ आपको। देखें, जब आपने डॉलर के अंदर चीज खरीदनी है और डॉलर में बेचनी है, इसका मतलब आपको डॉलर चाहिए। आइए समझ आपको, आपको अकाउंट में डॉलर चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उस करेंसी की डिमांड बढ़ी रहेगी। जब पूरी दुनिया डॉलर में ट्रेड कर रही है, अब जब आप बाहर घूमने आते हैं तो डॉलर क्यों लेके आते हैं? आपको पता है हर जगह चल जाता है। तो हर बंदा पूरी दुनिया में डॉलर खरीदता फिर है, तो ऑटोमेटिकली डॉलर की गेम ऊपर जा रही है। जब मैं ये कहता हूँ कि नहीं, मैं रुपये में ट्रेड करनी है, तो मुझे डॉलर चाहिए ही नहीं, तो डॉलर की डिमांड कम हुई ना। यही मैडम आमना ने भी समझाया कि उसकी जब सप्लाई, डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। हाँ जी, क्लियर हो गया? तो जैसे जैसे कंट्रीज जो है अपनी करेंसीज की तरफ शिफ्ट करती जाएंगी, ऑटोमेटिकली डॉलर पे डिपेंडेंस और उसकी हेजमनी कम होती जाएगी। सर ट्रेड के अलावा हम रिजर्व्स में भी शिफ्ट करेंगे डॉलर में? वो बात की बात है, आगे जाते हैं ना। देखें, अभी तो ब्रिक्स की इतनी औकात नहीं है कि ये खुल के अभी यूनिफाइड एक करेंसी की तरफ जा सके। अभी उस पर झटके लग रहे हैं, आम थोड़ी है बात। अभी जो ट्रंप ने जो सर मुझे ट्वीट क्यों किया लग है, रहा है कि ये खोखला सिस्टम है एक किस्म का। खोखला है या नहीं है, देखे स्टार्ट तो है ना, इतना खोखला नहीं है, खोखले से भी डर लग रहा है ना। अभी जो रिसेंट जो ट्वीट है ट्रंप की, उसको लिख लें ये कोटेशन के तौर पे। ट्रंप की जो भी रिसेंट ट्वीट है, ट्रंप ने बोला है जी, जस्ट अ सेकंड,
यार मैं एक लेकिन चीज सर पढ़ रहा आप हूँ, इसको चैट के लेकिन अंदर सर कोई आप सही लिखे। कह रहे हैं कि ये आंखें तो दिखाना शुरू कर रही है ना ब्रिक्स। हाँ, आप लोग चैट के अंदर एक लिखें कोटेशन, मैं बोलता हूँ आप इसको लिखें। एनी कंट्री लिखें, एनी कंट्री aligning themselves, any country aligning themselves, कोई लिख रहा है? जी सर। अच्छा, any country aligning यस सर। themselves with the anti-American policies of BRICS, with the anti-American policies of the BRICS, comma, will be charged an additional 10% tariff, will be charged an additional 10% tariff, full stop. There will be no exceptions to this policy. There will be no exceptions to this policy. डोनाल्ड जे ट्रंप। अब ट्रंप ने ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, वो कह रहा है एडिशनल टैरिफ, यानी कि जो ऑलरेडी मैं आपको टैरिफ लगा रहा हूं, जलील कर रहा हूं, वो तो है ही है, तुसी होर जाओ ब्रिक्स दे कोल 10% मैं होर लावांगा। अब ये वो क्यों धमकी दे रहा है? क्योंकि अभी जून में रिसेंटली मीटिंग हुई है, अभी अभी, ठीक है? तो ये ब्रिक्स का अभी अलाइनिंग जैसे देमसेल्फ का सर क्या मतलब जो इसके अलाइनिंग मेंबर्स से हैं मुराद सिर्फ ये उन्हीं। कि आप इसके अगर करीब जा रहे हैं, मेंबर नहीं बन नहीं, रहे वो हैं। मैं समझ गया हूँ सर, वो मैं समझ गया हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं वो उन पर लगाएगा या जो मेंबर नहीं है, लाइक पाकिस्तान मेंबर सब नहीं पे, है, अब पाकिस्तान सपोर्ट करता है ब्रिक्स को, फिर अगर भी पाकिस्तान एंटी अमेरिकन पॉलिसीज को सपोर्ट करता है ब्रिक्स में, तब जो पाकिस्तान में भी जो लगेगा। जो ब्रिक्स का मेंबर बन रहा है, जो ब्रिक्स के इजलास पे जा रहा है, जो इनका मेंबरशिप अप्लाई कर रहा है, जो अलाइन कर रहा है उनके साथ, जो जाहिर कर रहा है ख्वाहिश के मुझे शामिल करें, उन सबको धमकी दे रहा है वो। राइट सर। फर्क पड़ रहा है, वो धमकी दे रहा है ना, अदरवाइज इग्नोर राइट करे। सर। अगला जो है वो ये है कि एग्जैसरबेट्स ईस्ट वर्सेस वेस्ट डिबेट। अब ब्रिक्स जितना तरक्की करेगा, इसकी जितनी एक्सपेंशन होगी, उतना ईस्ट और वेस्ट की डिबेट बढ़ेगी। और वैसे भी इस सेंचुरी को आपको पता है ईस्टर्न सेंचुरी कहा जा रहा है। पराग खन्ना की बड़ी खूबसूरत बुक है फ्यूचर इज एशियन, जो है उसको देखें आप। फिर एक और चीज है जियो पोलिटिकल बैलेंसिंग टूल। नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट। अब हम जियो पोलिटिकल बैलेंसिंग भी करेंगे, ग्लोबल साउथ वाले भी सामने आ रहे हैं कि आ जाओ भाई। पराग खन्ना की बुक बुक है, कौन सी है? पराग खन्ना की बुक है फ्यूचर इज एशियन। बुक नहीं पढ़नी ना पढ़े, मैं आज उसका जो एक इंटरव्यू है जो उसने फॉर्ब्स को दिया था वो भिजवा दूंगा, सिर्फ उसको पढ़ लीजिएगा तो मेजर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। उसका इंटरव्यू का आज सर लिंक आई आ हैव अ जाएगा आप क्वेश्चन। लोगों को। जी, लेट मी जस्ट फिनिश इट। जी फातिमा, पूछो पूछो। सर क्वेश्चन ये है कि अगर हमने डी डॉलराइजेशन का एक क्रिटिकल एनालिसिस करना हो तो ये नहीं होगा कि इसकी वजह से एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाएगी कंट्रीज में, क्योंकि अभी एक स्टैंडर्ड है डॉलर का एक्सचेंज रेट्स का, लेकिन फिर जब हर कंट्री अपनी करेंसी में ट्रेड करना शुरू हो जाएगी तो दैट वुड कॉज एक क्या कहते हैं इंस्टेबिलिटी, बिकॉज जैसे इंडिया का भी एक्सचेंज रेट है वो एक है, रशिया का अलग होगा, तो अगर वो आपस में ट्रेड करेंगे तो वो किस सिस्टम पे करेंगे? सी दिस इज अ प्रॉब्लम ना, यही तो मसला है, ये चैलेंजेस है इन द वे ऑफ ब्रिक्स, इन द वे ऑफ ब्रिक्स, कि वो या तो एक मैकेनिज्म डिसाइड करें, वो तो एक यूनिफाइड करेंसी लें, ब्रिक्स कह दे चलो जी ये करेंसी होगी, इस पे हम ट्रेड करेंगे। अभी दे आर तो अनएबल टू डिफाइन दीज मैकेनिज्म्स। जब तक वो डिफाइन नहीं करते, ब्रिक्स उतनी बढ़ के तो मार रही है उस लेवल के ऊपर, इनको टफ टाइम नहीं दे सकती। इट्स अ गुड क्रिटिक, ठीक है, ये हम उसको उस तरीके से लिखते होते हैं। जी, एंड इन टर्म्स ऑफ रिकमेंडेशंस हम ऐसा कर सकते हैं कि ब्रिक्स भी लाइक द वेस्टर्न पावर्स एक यूनिफाइड करेंसी पे हाँ, काम जब वो करें। देखे ब्रेटन वुड्स के अंदर बैठे थे ना 24 की 44 की 44, तो उन्होंने अमेरिका को गुरु बनाया था। अब ब्रिक्स में मसला ये है कि ये एक करेंसी पे वो करेंगे, इधर इट्स रुपी, इधर इट्स युआन और समथिंग, एक को गुरु बनाएंगे। प्रॉब्लम ये इमर्जिंग पावर्स हैं। जब ब्रेटन वुड्स हुई थी उस वक्त सारी वेस्टर्न पावर्स गिर चुकी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तबाह थी जर्मनी, तबाह था फ्रांस, तबाह था यूके। उन्होंने कहा कि माई बाप आप ही हैं यूएस, तो हम मान लेते हैं आपको। तो वो जो कहता गया
वो मानते गए, उससे हुआ ये कि एक लीडर के तहत चीजें तय हो गई। प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि ये सारी ही अपने आप को मतलब जयकान शिकरे समझ रही है दुनिया का। चाइना कह रही है मैं दुनिया को रूल करूंगा, रशिया कह रहा है मैं दुनिया को रूल करूंगा, इंडिया कह रहा है मैं दुनिया को रूल करूंगा। तो एक लीडर है ही नहीं है। तो इनके आपस के जो फड्डे हैं ना, ये ले डूबेगा ब्रिक्स को। लेकिन ये हमने क्रिटिक में लिखना है। अभी पहले थोड़ा सा वेस्ट को तो टफ टाइम देने देना। अगर वो सवाल ये पूछता है कि हाउ ब्रिक्स इज गोना यू नो चैलेंज वेस्टर्न सुप्रीमेसी, उसके ये जवाब है। अभी हम उधर न जंप ना करें, फिर ये मिक्स हो जाएगा आपका। फिर रीडिफाइनिंग ऑफ ग्लोबल ओके। नॉर्म्स एंड वैल्यूज। फिर अगला ये कि ब्रिक्स एक टूल के तौर पे यूज होगा न्यू दिल्ली और बीजिंग की जो क्वेस्ट है फॉर ग्लोबल डोमिनेंस। जिस तरह यूएन वगैरह को इस्तेमाल किया अमेरिका ने अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड करने के लिए, इंडिया और चाइना दे कैन ऑल्सो यूज, ठीक है ना, इसको ब्रिक्स को फॉर ग्लोबल डोमिनेंस। क्लियर है? सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, सर न्यू जियो दिल्ली एंड बीजिंग को इज फॉर ग्लोबल डोमिनेंस। यार देखें, न्यू दिल्ली एंड बीजिंग बिड फॉर ग्लोबल डोमिनेंस, देयर ड्रीम फॉर बिकमिंग ग्लोबल पावर। ठीक है ना? अब ठीक ये हो गया, दोनों ठीक हो गया। कोशिशें तो कर रहे हैं ना कि हम ग्लोबल डोमिनेंस की तरफ जाएं, मैं बनूं अमेरिका दुनिया का नया। उसके लिए ये एज अ टूल इस्तेमाल होगा। इसके ऊपर फोर्ब्स का बड़ा फिट कोटेशन है। फोर्ब्स ने लिखा था ब्रिक्स पुश टू कंडक्ट ट्रेड इन लोकल करेंसीज इंस्टेड ऑफ द यूएस डॉलर, अ मूव दैट वुड सिग्निफिकेंटली रिकॉन्फिगर ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स। ये सारे ट्रेड डायनामिक्स छेड़ मारेगी ये चीज। फोर्ब्स जैसे मैगजीन की तरफ से इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही है, इसका मतलब ये थोड़ा बहुत रिपल तो क्रिएट कर रहे हैं ना। टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है ब्रिक्स, क्योंकि रिपल्स तो क्रिएट कर रहे हैं। सर जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग टूल से क्या मुराद है? जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग टूल से मुराद ये है कि पिछला जो डोमिनेंस है ना दुनिया का, वो वेस्ट के पास है। ब्रिक्स के आने से अब थोड़ी सी बैलेंसिंग होगी ना। अगर अमेरिका और वेस्ट यहाँ पे खड़ा है और ग्लोबल साउथ वाले चाइना वगैरह यहाँ पे खड़े हैं, तो अब ये ब्रिक्स तरक्की करता है, अगर ये यहाँ आते हैं, तो फिर जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग होगी ना। फिर ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट बढ़ के मार रहा होगा ब्रिक्स जितना वो यूएन में बैठ के मारते हैं। सो इट्स अ वे ऑफ बैलेंसिंग द पावर। बैलेंस ऑफ पावर का पता ना आप लोगों को? एक ये आईआर की एक टर्म है, बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, देन इट्स शिफ्ट टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। एक मजीद इक्विटेबल इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिसमें सबको जगह दी जा रही है। इथोपिया इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, लेकिन उसको ब्रिक्स ने फिर भी शामिल किया है। ये G7 में हमें दिखने को नहीं मिला। सो इट्स मोर इंक्लूसिव, मोर रिप्रेजेंटेटिव। फिर ब्रीथिंग स्पेस फॉर द विक्टिम्स ऑफ वॉशिंगटन। जो जो रगड़े हुए हैं आईएमएफ के, अमेरिका के, उनको पहली दफा एक नया ऑल्टरनेट नजर आ रहा है। उनको सांस लेने के लिए एक नई ब्लॉक नजर आ रहा है, एक नई छतरी नजर आ रही है जिसके नीचे जाके वो ले सकते हैं। और आखिरी चीज, ड्रीम ऑफ ईस्टर्न सेंचुरी ट्रांसलेटिंग इनटू रियलिटी। ये जो प्राग खन्ना जैसे स्कॉलर एनालिसिस दे रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द ईस्टर्न सेंचुरी, ग्लोबल साउथ सेंचुरी, वो तब ये हकीकत बनेगी ना जब इस तरह के बड़ी बड़ी ग्रुपिंग्स होंगी और ये अपना विजन सामने लाएंगे, एक शेयर्ड विजन। और वो अब बन रहा है। सो नाउ इट कैन बिकम अ टूल फॉर ट्रांसलेटिंग द ड्रीम्स ऑफ global south countries, the visions of global south countries into reality. Al Jazeera ने बोला था BRICS becomes a significant economic political force in the global arena. So you have a lot of quotations, you have everything here, और ये more than enough है आपके लेक्चर के हवाले से। ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे, पाकिस्तान एंड ब्रिक्स। ये कोई इतना ज्यादा नहीं है। 2023 के बाद जब पाकिस्तान ने देखा कि पूरी दुनिया घुस रही है ब्रिक्स के अंदर, हम क्यों नहीं गए? उस वक्त एक सेशन के ऊपर कोशिश भी की चाइना ने कि पाकिस्तान को भी बुला लिया जाए, बट इंडिया ने ब्लॉक कर दिया वो। ठीक है, पाकिस्तान ने फिर अप्लाई किया। पाकिस्तान ने भी अब मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, लेकिन जो सबसे बड़ी जो ऑपोजिशन आई वो कहां से आई? वो इंडिया की तरफ से कि इनको हमने नहीं आने देना। और इंडिया का बहुत वेट है ना ब्रिक्स में, फाउंडिंग मेंबर है ना यार। हाँ, असल तो अब 4 है यस वो सर, ब्रिक। यस सर। सर यहाँ पे वीटो पावर का भी है ना कि सब यूज कर सकते हैं कंट्रीज इसमें वीटो पावर। बिल्कुल निदा, ये समझाओ ये कैसे होता है, कौन कौन यूज कर सकता है वीटो?
निदा अच्छा बोल रही हो, समझाओ। सर ब्रिक्स यूएन में 5 मेंबर है ना जो सिर्फ वीटो पावर यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्रिक्स में हर कोई जो भी मेंबर है वो वीटो पावर को यूज कर सकता है। मतलब अगर कोई फैसला हुआ है तो अगर उसकी मर्जी शामिल नहीं है और वो इसको रिजेक्ट कर सकता है। हाँ, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेती निदा। आप ये कहो कि जिस तरह एससीओ है, जिस तरह सार्क है, जिस तरह ब्रिक्स है, ये जो दुनिया की ग्रुपिंग्स हैं, इसके अंदर जो सिटिंग मेंबर्स होते हैं उन सब के पास वीटो पावर होती है। वो अगर कह देना कि नया मेंबर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो निदा की बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, वो ये कह रही है कि इंडिया जैसी कंट्रीज जो कि फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो अगर कह देंगी पाकिस्तान ने नहीं आना तो पाकिस्तान नहीं आ सकता। या तो बाकी सब मिलके कन्विंस करें इंडिया को कि नहीं नहीं थोड़ी जगह बनाए उनके लिए भी, फिर एक अलग बात है। सो अनलेस इंडिया कुछ मानता है तब तक हमारी ब्रिक्स में शमूलियत नहीं हासिल हो सकती। लेकिन जितना ब्रिक्स तरक्की करेगा उतना बैलेंस ऑफ पावर रीजन में खराब होगा, क्योंकि इंडिया मजीद तरक्की करता जा रहा है पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली। पाकिस्तान मजीद नीचे आता जाएगा। तो ब्रिक्स की जितनी भी पॉलिसीज होगी, जितनी भी ग्रोथ होगी, वो कहीं ना कहीं इंडिया की ग्रोथ रिफ्लेक्ट करती है। तो पाकिस्तान और नीचे आता जाएगा। इसलिए जब एससीओ में शामिल किया गया था तो दोनों को इकट्ठे शामिल किया गया था। बट ब्रिक्स में हम शामिल नहीं हो सके। कोई बता सकता है इस चीज को? किसी ने एससीओ ढंग से पढ़ा हुआ है? एससीओ वाला आप लोगों ने लेक्चर लिया हुआ है मेरा? नो सर। तो आप रिकॉर्डिंग्स नहीं सुनते? 24 सर लेक्चर। थोड़े से लेक्चर रहते उसमें सीओ भी है। हाँ, तो वो उसमें देख ले। लिया था। एससीओ लिया है, लेकिन वो अब रिवाइज नहीं किया हुआ है इतना। या थोड़ा देर से पहले लिया था। सर 2017 में पाकिस्तान इंडिया को इकट्ठे शामिल किया था इकट्ठे क्यों शामिल किया गया था? एक दिन का भी फर्क क्यों नहीं था? सर अगर इंटरनल जो राइवलरी रह की वजह जाता वो रह ही जाता, क्योंकि जो जो पहले सिलेक्ट हुआ था उसने उसको अपोज कर देना था। हाँ, उसने फिर अंदर आके कुंडी लगा देनी थी। मैं तो अक्सर पढ़ाते हुए कहता कि जब ये साइन हो रहे होते ना, सेक्रेटरी जनरल ने बेचारे ने दो हाथों से साइन किए होंगे इकट्ठे, एक वो फाइल और एक वो फाइल। ठीक है, वो इसलिए कि बैलेंस ऑफ पावर खराब ना हो। अब मेरे से एक दफा फिर एक क्लास में एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा सवाल किया था। उसने कहा था जब एससीओ आप पढ़ाते हैं तो आप ये कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर खराब ना हो, तो एससीओ वाले ने दोनों को इकट्ठे शामिल किया। लेकिन जब ब्रिक्स बन रही थी तब ये क्यों नहीं सोचा गया कि बैलेंस ऑफ पावर खराब ना हो, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं साथ रखा गया? इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि सर उस ये वक्त पाकिस्तान की गोल्डमैन इतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं थी। पाकिस्तान की अब भी इतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं है। जो ब्रिक्स में कंट्री थे फाइनेंशियल। उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। कौन है, कौन बोल रहे हैं? अभी जवाब किसने दिया? निदा। सर जिन एक सेकंड, एक सेकंड, अभी जवाब किसने दिया है? सर मैंने जवाब दिया निदा। निदा। निदा की बड़े बड़ा अच्छा आर्गुमेंट है, सुना है आपने इसको? कोई और जवाब देगा इसको? सर 2008 का सर फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और वो जो इकोनॉमी से ब्रेक की उन्होंने सरवाइव किया था अच्छे पेस से। तो हम कहाँ थे? सवाल ये है कि क्राइसिस आया या नहीं आया, हम क्यों नहीं सर सर थे उस पाकिस्तान वक्त? ग्रे गोल्डमैन लिस्ट में था सैक्स सर। के सर उसने जो लिखा था आर्टिकल और ये प्रिडिक्ट किया था ये 4 इकोनॉमीज जो हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, दीज विल बी द जो इकोनॉमिक पावर, जो इकोनॉमिक ऑर्डर देंगी। उसमें हाँ, पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान उसने उसमें नहीं लिखा था। देखे मेरी प्रिडिक्ट बात सुने। और कोई इस पे कोई बोलना चाहता है? सर आई थिंक पाकिस्तान वाज एट दैट टाइम इन ग्रे लिस्ट। सर सर पाकिस्तान सर पॉलिटिकल क्राइसिस भी था। हर तरह की लिस्ट से दो चार हो रहा था। ठीक है, देखिए मेरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जब एससीओ बनी थी, जब एससीओ बन गई 2001 में, फिर एससीओ ने जब एक्सपैंड किया, तो पाकिस्तान एससीओ को बहुत कुछ ऑफर करता है, खास तौर पे ट्रेड रूट। हम कार्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वी ऑफर समथिंग टू एससीओ। यू गेट इट? और हम इस रीजन में, हम न्यूक्लियर नेशन है, यूरो एशियन ब्लॉक में बड़े इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? और दूसरा, एससीओ का जब बनी थी, फोकस काफी हद तक टेररिज्म के खिलाफ, सेपरेटिज्म के खिलाफ, इस रीजन की स्टेबिलिटी के हवाले से था। और हमारी बड़ी कुर्बानी है टेररिज्म पे। हम बड़ा तगड़ा केस लड़ सकते हैं टेररिज्म के ऊपर। हमने श्रीलंका को हेल्प किया हुआ है। सो एससीओ को जो चीज अचीव करनी थी उसमें आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। ब्रिक्स जो थी वो एक प्योरली जो थी, एक इकोनॉमी की बेस के ऊपर बनने वाली ग्रुपिंग थी, कि जो इकोनॉमीज दुनिया में तरक्की करेंगी, आउटशाइन करेंगी, ग्रो करेंगी,
उन पर मुश्तमिल ग्रुपिंग। अब पाकिस्तान क्या 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन सारे सालों में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि किसी ने प्रिडिक्ट किया होना था कि ये ग्रो करेगा? आज भी आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते ये ग्रो करेगा, ये तो बोझ है। तो ब्रिक्स के जो बनाने वाले थे या इकट्ठे मिलने वाले थे वो थे जिन्होंने ग्रो करना था, जिन्होंने बाद में दुनिया को संभालना था, दुनिया पे पैसे लगाने थे। हम तो वहां स्टैंड ही नहीं करते, हम तो ब्रिक्स से लेने जाएंगे जब भी जाएंगे। सो इसीलिए पाकिस्तान की ये टोटल एक इकोनॉमी की बुनियाद पर बनने वाला ग्रुप था। मैंने आपको स्टोरी सुनाई गोल्डमैन सैक्स का बैंकर। गोल्डमैन सैक्स दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है। जिम ओनेल की स्टोरी सुनाई, उसका विजन समझाया कि उसने ब्रिक बताई कि ये ग्रो करेंगे। उस सारे विजन में आमना ने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया है, उस सारे विजन में कहीं पाकिस्तान फॉल नहीं करता। तो इसीलिए मैं आपके ज़हन में ना एक स्टोरी बनाता हूँ, माहौल बनाता हूँ, आपको बताता हूँ कि उस वक्त क्या क्या चीजें थी। तो आइंदा के बाद आपको पता होना चाहिए। मैं आपको वैसे भी तो ब्रिक्स पढ़ा सकता हूँ ना कि 2009 में बनी, 10 में बनी। क्यों बताया है कि सोच क्या थी गोल्डमैन सैक्स वाले पेपर की, जिम ओनेल ने क्या सोचा, ताकि बाद में आपको जवाब देने में आसानी हो चीजों की। बिकॉज जो चीजें बनती हैं उनकी रीजन क्या थी वो जरूरी है। क्यों सीधा ये नहीं बताया कि 1945 में यूएन बन गया था? क्यों बताया कि उस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत पड़ी, उस वक्त ग्लोबल प्रॉब्लम इतने ज्यादा हो चुके थे। तो फिर आपको यूएन के बनने का रैशनल समझ आ जाता है। यू गेट इट? सो आपको मैं थॉरो आर्गुमेंट्स ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में क्यों पढ़ाता हूँ, क्यों फोकस इन चीजों पे रखता हूँ, ताकि आपके जहन में वो स्ट्रक्चर्स खड़े हो जाए, फिर आपको जवाब देने में आसानी होगी। तो आइंदा के बाद कोई भी आपसे पूछेगा कि यार पाकिस्तान ब्रिक्स में क्यों नहीं है, तो आप ये कहेंगे कि यार ब्रिक्स जो बनी थी ना उसकी सोच और विजन देखो, वो ग्रोइंग इकोनॉमीज पर मुश्तमिल एक ग्रुपिंग थी। पाकिस्तान कभी भी ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं था, हम तो डिक्लाइनिंग इकोनॉमी। इंडिया वॉज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, समझ रहे? तो ये स्टार्ट था। अब जिस तरह इजिप्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है उसको शामिल किया गया, वो फिर अब तो जियो पोलिटिकल रीजन भी आते जा रहे हैं ना। इथोपिया भी अच्छी इकोनॉमी है, लेकिन कहने का मकसद है कि अब जो ब्रिक्स एक्सपेंशन कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा कि सारी अमीर इकोनॉमी साथ मिलाओ। अब वो अपने आप को इसलिए एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि हम रिप्रेजेंटेटिव बने, ताकि हमारे ऊपर भी वही एलिगेशन ना लगे जो G7 वगैरह के ऊपर है कि सारे अमीर वेस्टर्न इकट्ठे बैठ गए। सो दे आर पोर्ट्रेइंग देमसेल्फ एज मोर इंक्लूसिव, मोर रिप्रेजेंटेटिव। तो पाकिस्तान का चांस बन सकता है, लेकिन जब तक इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होते हमारा केस स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बट लकीली आफ्टर दिस वॉर हमारी डिप्लोमेसी काफी अच्छी रही है, दुनिया में हमारा वेट सामने आया है कि हम आइसोलेटेड नहीं है। ये तो ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए जो मोदी ने चवल मारी है। ये पाकिस्तान 2020, 22, 23 तक एक आइसोलेटेड कंट्री पोर्ट्रे हो गया था, इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिल्ड किया था इंडिया ने हमारे अगेंस्ट। ये तो एक्सपोज हुआ इंडिया, इस पे तो बहुत बड़ा जो है, मैंने आपको पाकिस्तान और इंडिया वॉर वाला जो सिचुएशन पढ़ाई थी, है कोई क्लास में? मैंने बताया था पाकिस्तान ने किस तरीके से अपना डिप्लोमेटिक वेट बढ़ाया, मैंने पढ़ाया, लाइव सेशन दिया इस पे। है कोई क्लास में जिसने वो सेशन लिया हो? किधर चले गए आप सारे? नो सर। इधर ही है सर, तो लेकिन वो आप लोग, लेक्चर नहीं लिया। मैंने दिया, लाइव सेशन दिया है वो। सर ना सर वो अपलोडेड है और ना लिया है हमने। सर अपलोड क्यों नहीं करती हैं ये? उनसे कहीं नहीं अपलोड तो कर नहीं दिया करें, सर। क्योंकि जो न्यू कमर्स हैं नहीं उनको कैसे मिलेगा? रुमैसा कह सर रही है वो कि उन्होंने मैम ने लिया था। सर उस दिन मैं भी फ्री नहीं थी तो मैंने नहीं लिया था, लेकिन मैम ने ना बाद में ड्राइव सेंड की थी तो मैंने सेव कर लिया था उसमें, तो अभी तक वो सेव ही पड़ा हुआ है। असल में प्रॉब्लम पता है क्या है सुम्बल, आप बता सकती हो मैंने क्या समझाया था कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली किस तरह अपना केस जीता है? सुम्बल, मैं आप सारों के साथ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं लड़ाई करूंगा, आप लोग भूल जाते हैं चीजें। मैं आप लोगों को इतना फोकस करके समझाता हूँ, इतना ज्यादा आपको देखें। ये 2001 से ब्रिक्स शुरू की है मैंने, 2009 से नहीं की। मैं इतना फोकस करता हूँ ताकि आपके जहन में चीजें बने और आप एनालिसिस अच्छा करें। आप फिर भूल जाते हैं चीजें
क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं। सर डिप्लोमेटिकली इसलिए हुआ है कि उन्होंने जी सर, मिल गया पाकिस्तान ने ऑप्शन। कहा है इसको जरा अगर आप इंस्पेक्शन करना चाहती हैं तो करें, हर फोरम पे पाकिस्तान ने कहा है इन्वेस्टिगेशन अगर आप करना चाहती हैं तो अच्छा आप इस करें, हम हर तरह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं बताता हूँ थोड़ा सा ना। तीन चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी इस सारे सिनेरियो में। एक सबसे अच्छा हमने मूव किया कि हमने टाइमली ये बता दिया दुनिया को। अब इसका एक बैकग्राउंड है। जब पुलवामा हुआ था ना, तो इंडिया ने नैरेटिव अपना बेच लिया था। पुलवामा का आधी दुनिया हमें कसूरवार समझती है, समझ रहे हैं। और दूसरा, पुलवामा वो टाइम 2021 22 23 पाकिस्तान के हालात बड़े ही खराब थे, हमारी अपनी लड़ाइयां नहीं मुक्की उस वक्त। खान ये वो सारा कुछ 2023 में जब ब्रिक्स की एक्सपेंशन हुई है। दूसरी चीज ये कि इस दफा जब ये अपना पहलगाम हुआ है, तो हमने सबसे अच्छा मूव तो उस वक्त ये किया कि हमारे पीएम ने स्टेटमेंट दे दी कि आप न्यूट्रल इंक्वायरी करवाएं, हम हाजिर हैं। इससे पहले इंडिया वॉर की तरफ जाता, हमने एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया था कि हमारे हाथ साफ है, आप न्यूट्रल इंक्वायरी करवाएं, इंडिया हम पे एलिगेशन लगा रहा है। उससे हुआ ये कि हमारा अच्छा खासा केस बिक गया कि यार ये बंदे ठीक कह रहे हैं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है। दूसरी चीज, सुंबल ये बोलो, सुंबल ये बात करो। ठीक है। दूसरी चीज जो थी वो ये थी, एक और चीज, पाकिस्तान ना बड़े स्मार्ट है। मैं अब क्योंकि अब इंटरनेशनल लेवल पे बैठा हूं, तो हम लोग बहुत तेज हैं। ठीक है, हम बोलते अच्छे हैं और हमारे डिप्लोमेट्स भी बड़े काबिल हैं। आप हर वक्त गाली गलौज करते हैं कि ना ना अहल है, ये ऐसा भी नहीं है, इतने नालायक भी नहीं है। ठीक है। आप असल में पता है किस तरह जज करते हैं पाकिस्तान को? ये नई जितनी भी लॉट आ रही है ना हमारी सीएसएस की, पीएमएस की, ये सारी की सारी बस डाला तस्वीरें, टिकटॉक, आपको ये नजर आता है। दैट्स नॉट सर्विस। काबिल अफसर कभी भी ये हरकत नहीं करता। यू गेट इट? काबिल अफसर जो है वो फोकस करते हैं अपने काम पे। ये छिछोरे काम है। एक अफसर की ग्रेस होती है, ये सारी की सर सारी। एक सेकंड, हाँ जी हाँ जी, हाँ सुंबल। सर सॉरी, वॉइस में थोड़ा इशू था। सर आपने क्वेश्चन पूछा तो सर जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में और जितना आपने पढ़ाया था, तो सर पाकिस्तान ने बहुत से जो है अपने डेलीगेट्स या डिप्लोमेट्स जो है वो यूएन में भी भिजवाए थे। और सर इस तरह जो ग्लोबल पावर्स है उन्हें भी रिक्वेस्ट की थी टू अवॉइड इंडिया फ्रॉम वॉर, बट स्टिल इंडिया कंटिन्यूड द वॉर एंड बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल ठीक है। हाँ, सुंबल जो कह रही है ना, कि मैंने बताया भी था कि हमारे जहां जहां पे भी डिप्लोमेट्स बैठे थे, हमने एक्टिव डिप्लोमेसी, प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की थी। हमने पहले बताना शुरू कर दिया था कि देखें वो कोई टेररिस्ट कैंप नहीं है। कई दफा इंटरनेशनल मीडिया वहां जा चुका है और इंडिया प्रिपेयर कर रहा है वॉर की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने काम किया वो ये किया कि हमने यूएस को एंगेज किया। ठीक है। वॉशिंगटन के अंदर इस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है ना, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ये नालायक है। समझ रहे हैं? नालायक इस हवाले से है क्योंकि ये पुराने दिग्गज, क्या कहते हैं, सीजन्ड लोग नहीं है। ये रूबियो शूबियो जो है ना, ये बहुत पुराने नहीं है। तो ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान की समझ ही नहीं है। दे डोंट नो पाकिस्तान डबल प्ले भी करता है, पाकिस्तान घुमाता भी है। तो कहने का मकसद ये कि इनकी नजर में पाकिस्तान बुरा नहीं है, ये हमें फायदा हुआ। ठीक है। अब ये जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, क्योंकि बाइडेन आपको पता है 1980 से पॉलिटिशियन है, वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हुआ था ओबामा का। ये वो लोग हैं जिनके जेहन में पाकिस्तान के लिए बैगेज ऑलरेडी मौजूद है। हमने मारी है चवलें 2001 में, 2 में, 3 में, डबल प्ले और ये डू मोर, ये सब सारा चलता रहा है ना। ठीक है। अब जब वो वाली एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो वो पाकिस्तान से वैसे खार खाती है। अब पाकिस्तान को एक फायदा ये हुआ कि ये वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ये नहीं थी, हमें पता था ये नई एडमिनिस्ट्रेशन है। दूसरा, ट्रंप की नजर में हम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 2019 के अंदर ट्रंप ने अफगानिस्तान में जो भी करना था, हमने दोहा टॉक्स में तालिबान को साथ लाके बिठा दिया। ट्रंप खुश हुआ, इमरान खान को उसने बुलाया था लेटर लिख के। फिर ट्रंप जैसे ही पावर में आया तो उसके फर्स्ट 100 डेज के अंदर हमने एक दहशतगर्द उनको पकड़वा दिया। ट्रंप और खुश हुआ कि मैं जब भी पावर में आता हूँ, ये तो पाकिस्तान जो है ये हमारे साथ कोऑर्डिनेट करता है सारा कुछ। तो हम ट्रंप के साथ ना कार्ड्स अच्छे खेलते हैं। इस वॉर में भी हमने ट्रंप को यही कहा कि देखें जी, ये इंडिया कर रहा है, ये कर रहा है, हम आपको बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। इंडियन जो थे वो थोड़ी अक्कड़ में थे। इंडियंस को ये था कि पिछले 6-7 साल से हमारा यूएस के साथ रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो यूएस ने कहा हम सुलह करवाते हैं, तो इंडियन ने कहा नहीं, हम इनको इस दफा सबक सिखाएंगे, आप एक दफा पीछे हो जाएं। तो ट्रंप को ये चीजें पसंद नहीं है कि आप मुझे आंखें दिखाएं। ट्रंप कहता है जो मैं कहूंगा वही होगा। इंडियंस ये समझ रहे थे कि यूएस जो है वो ब्लाइंडली हमें फॉलो करेगा
और हमारा साथ होगा। इंडियन में अक्कड़ जाती कि हम तो दुनिया में अब वेट रखते हैं, पाकिस्तान की तो कोई औकात नहीं है, हम वो नीवे नीवे होकर डिप्लोमेसी अच्छी करते रहे। तो जब इंडिया ने ये सारा कुछ किया तो रूबियो वगैरह ने फिर ट्रम्प को बताया कि यार वो तो हर बात में हमारे साथ एंगेज कर रहे हैं, कि देखें हम बार बार कह रहे हैं सुलह करो, सुलह नहीं कर रहे, अटैक कर दिया है, अब हम भी जवाब देंगे और वो भी आपसे पूछ के देंगे, और हम देखें उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, ये नहीं करेंगे। हमने जब अटैक भी किया वो भी यूएस को इन्फॉर्म किया। फिर जब यूएस ने कहा कि अब आप सीज फायर करें तो फिर हमने वहां असल मूव किया। हमने कहा देखें हर बात आपकी मानिए, कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन अब आप भी हमारी बात मानेंगे, सीज फायर तो आपके हुक्म पे होगा, आप कश्मीर को डालें स्टेटमेंट के अंदर। वो सबसे बड़ा पाकिस्तान का मूव था पिछले 4-5 साल से, खास तौर पे आर्टिकल 370 के बाद इंडिया ने कश्मीर को इंटरनल मैटर बना दिया था। फाइनली जब ट्रंप ने स्टेटमेंट पे लिख दिया, यूएस प्रेसिडेंट लिख रहा है, उससे हुआ क्या, कश्मीर दोबारा इंटरनेशनलाइज हो गया। ट्रंप ने दोबारा ये बात लिंक कर दी कि इस तरह के मसले होते रहेंगे जब तक कश्मीर रिजॉल्व नहीं होता। और ये वो नैरेटिव है जो हम कई सालों से बिल्ड कर रहे हैं कि जब तक कश्मीर रिजॉल्व नहीं होता इस तरह हमारी झड़पें चलती रहेंगी। तो हर चीज में सक्सेस किसकी आई, पाकिस्तान की। और वो देखें अब दोबारा, अभी उसने स्टेटमेंट दिया कि वो 5 जहाज गिर गए। तो ट्रंप को हमने जो जिस तरीके से एंगेज किया है, इट वाज द एक्टिव डिप्लोमेसी ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। फिर एक और चीज जो थी, हाँ ये सुंबल की एक और अच्छी बात ये है कि हमने फिर ये किया कि हम हर लेवल के ऊपर ट्रंप को क्रेडिट देते रहे कि सर आपने सुलह करवाई है, नहीं तो न्यूक्लियर की तरफ हम जा रहे थे, सर आपने सुलह करवाई है, नहीं तो न्यूक्लियर वॉर हो जानी थी, आपने हमें रोका। ट्रंप खुश होता है इस चीज से। इंडिया उधर क्या कह रहा है, इंडिया ट्रंप को क्रेडिट देने की बजाय डिस्कार्ड कर रहा है कि नहीं ये क्या, वो कौन होता है बोलने वाला। तो ट्रंप और गुस्सा कर रहा है इंडिया पे। वी आर प्लेइंग इट। हमने उस वक्त नॉमिनेट कर दिया इसको कि सर आप नोबेल पीस प्राइज लें, सारा कुछ। हमारे कहने पे नोबेल पीस प्राइज ट्रंप को मिलना नहीं है, लेकिन हम ट्रंप के मिजाज को समझते हैं। उससे फायदा क्या हो रहा है कि ट्रंप हर जगह बैठ के कभी आसिम मुनीर की तारीफ करता है, कभी 5 जहाज गिराने की बात करता है। जहां जहां पे ट्रंप स्टेटमेंट देता जा रहा है पाकिस्तान वॉर की, पाकिस्तान का वेट उतना बड़ा होता जा रहा है। सो ये थी आपकी एक्टिव डिप्लोमेसी। उसका फिर एक और फायदा हुआ कि जब क्वाड की मीटिंग हुई यूएस के अंदर, तो देखें रूबियो वगैरह मौजूद थे, जयशंकर ने बहुत कोशिश की। अब आप देखें क्वाड में हमारा लेना देना ही नहीं है। क्वाड में कौन कौन है बताएं, यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अब आप देखें क्वाड में हमारा लेना देना ही नहीं है, प्योरली इंडियन टाइप ग्रुप है। लेकिन उन्होंने भी पहलगाम को कंडेम किया, बट दे नेवर इंक्लूडेड पाकिस्तान इन द डिक्लेरेशन जो फाइनल आती है। समझ रहे हैं? सेम गोज फॉर एससीओ। अभी जब ख्वाजा आसिफ गया हुआ था, वहां राजनाथ आया हुआ था, इन्होंने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान को कंडेम किया जाए पहलगाम के ऊपर, उधर भी नहीं आए। तो ये है आपकी एक्टिव डिप्लोमेसी और ये आपका वेट है जो कि इस वॉर के बाद सामने आया है। नाउ कंट्रीज आर सीइंग यू विद रिस्पेक्ट फाइनली, जब अच्छा बोले। फिर आप देखें बिलावल जब गया है पूरी दुनिया के अंदर बातचीत करने, उसको ज्यादा इज्जत मिली है। हालांकि बिलावल के मुकाबले में जो गया था ना शशि थरूर, वो ही इज अमेजिंग, ही इज अमेजिंग। ये कांग्रेस का है लेकिन फिर भी इसको बीजेपी ने भेजा था क्योंकि ये बहुत एक्टिव डिप्लोमेट है, कई साल यूएन में रह चुका है, इसके इतने अपने कॉन्टेक्ट्स हैं। लेकिन क्यों नहीं सुना गया शशि थरूर को? बिलावल बच्चे है उसके आगे। जितनी बिलावल की उम्र है उससे आधी जिंदगी तो शशि थरूर ने यूएन में बैठ के गुजारी है। हर किसी से उसका ताल्लुक है। लेकिन बिलावल सच बेचने गया था, थरूर जो है वो झूठ बेचने गया था, तो उसको इतनी पजराई नहीं मिली। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से अब अगर पाकिस्तान का ऐसा ही वेट रहता है, हम इतने तगड़े रहते हैं, फिर इन द फ्यूचर ब्रिक्स वगैरह जो हैं इनके ऊपर हम जो है थोड़ा वो मामला कर सकते हैं। ना मूविंग ऑन, इसके ऊपर फिर लिखा था उसने, एजाज चौधरी ने एक कॉलम लिखा था डॉन का, भिजवा दूंगा। उसने कहा था कि जो फैक्टर्स अंडरमाइन करते हैं ना पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट्स को ब्रिक्स ज्वाइन करने के, वो हमारे अपने मसले हैं। इंस्टेबिलिटी है, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है, वीक लॉ एंड ऑर्डर है, गवर्नमेंट का कोई पता नहीं है। जब तक हम स्टेबल नहीं होते इंटरनली तब तक ये मामला ठीक नहीं होते। और ये 2023-24 की बातें मैं कर रहा हूं। आफ्टर वॉर लुक एट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वी हैव। जैसा भी है यार, स्टेबल तो है ना आप, समझ रहे हैं? रोज धरने तो नहीं हो रहे। मैं ये नहीं कह रहा खान के साथ ठीक हो रहा है, ही शुड बी आउट,
ही शुड बी इन द पार्लियामेंट या जो भी हो, लेकिन अगेन दुनिया को तो आप दिखा रहे हैं हम पॉलिटिकली स्टेबल है। ट्रम्प को तो आप बेच आए कि सर खान के बगैर मुल्क अच्छा चल रहा है, आपको और क्या चाहिए। आपके साथ भी हम एंगेज करें, वॉर भी जीती है तो छोड़ दें आप इसको, वो बाहर आता है रोला डालता है। सो इट्स अ विक्ट्री, ठीक है। लेकिन अच्छा सर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को एज एन आर्ग्यूमेंट तो यूज करेंगे ना कि हम ब्रिक्स को क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे हाँ आप करेंगे उधर इंटरनल तो, वोट्स। हाँ उसको आप करेंगे ना। पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकली स्टेबल आप तब होते हैं जब सारी पॉलिटिकल फोर्सेस एक पेज पे होती है। खान रोज धरने की कॉल देता है, खान को आपने जेल में रख के सप्रेस किया हुआ है, बाकी पीटीआई वालों को जेल में रखा हुआ है। इसका मतलब देयर इज नो स्टेबिलिटी, जब हम इसको ट्विस्ट करके लिखेंगे तो ठीक हो गया। मैंने इसके ऊपर ना, मैं एक कॉलम लिख रहा हूँ अभी, रिसेंटली मुझे टाइम नहीं मिला, मैं लिखूंगा इसके ऊपर कि किस तरीके से पाकिस्तान की ये एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है, इसको बड़ा करके लिखूंगा ताकि आप लोगों को सारे आर्गुमेंट समझ आ जाए। ये ना मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान के ना कारगिल की तरह है। आपको पता है जब कारगिल हुआ था तो एक इंडियन जनरल, उसने बड़ी प्यारी किताब लिखी थी, वो विक्ट्री विद सरप्राइज, ठीक है। उसने कहा था कि हमें सरप्राइज दिया पाकिस्तान में और साथ ही विक्ट्री हमारी झोली में डाल दी। सेम यही हुआ है, हमें मोदी ने सरप्राइज दिया अचानक अटैक करके, लेकिन साथ ही विक्ट्री हमारी झोली में डाल दी। सो इस तरह का मैं एक एनालिसिस डेवलप करूंगा। और जो है ये आज आपका ब्रिक्स वाला वो बुक टॉपिक, कौन सी है? बुक कौन सी है कारगिल वाली? वो विक्ट्री सरप्राइज है, ठीक है। लेकिन वो आपने नहीं लिखनी, कारगिल को नहीं लिखना हमने इधर, कारगिल तो हमारे खिलाफ चीज जाती है, वो पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए ठीक है, वो आपने इधर नहीं। पराग खन्ना की द फ्यूचर इज एशियन उसको लिखना है, कारगिल को छोड़ दे, वो इधर नहीं लिखनी है। तो इंडियन बुक है, वो तो पाकिस्तान की बेइज्जती करता है जनरल कि पाकिस्तान ने कैसे कारगिल में चबले मारी। ठीक हो गया। तो ये है जी आपका ब्रिक्स एक्सपेंशन और ये सारा का सारा हो। एनी अदर क्वेश्चन जी? सर ये लेक्चर अभी एंड हो गया पे है? लेक्चर एंड हो गया, कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछे। जी सर मेरा है, लेकिन थोड़ा सा जनरल साइड पर है, और जो आपने कारगिल की खबर बात की ना। हम अभी करते हैं, जनरल क्वेश्चंस लेता हूँ, 10 मिनट अभी हैं ओके ओके। मुझे। बाकी बताओ कोई कोई कमी पेशी, किसी को कुछ समझ ना इस आया पे हो। क्रिटिक भी तो करनी थी ब्रिक्स पे। देखें क्रिटिक के हवाले से जो है वो आप इस तरह से लिखेंगे कि कौन से चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से, जो हर्डल्स हैं, बैरियर्स हैं कि ब्रिक्स अपने एम्बिशन अचीव नहीं कर सकेगा। उसकी सबसे बड़ी बात पहली जो है वो ये है कि अभी तक इन्होंने कोई फंडिंग मैकेनिज्म तय नहीं किया। जिस तरह यूएन आईएमएफ का एक फंडिंग मैकेनिज्म तय है कि हर कंट्री एक मखसूस पैसा अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली शेयर के तौर पे देगी, किसको? आईएमएफ वगैरह को। तो अभी तक ये जो इनका एनडीबी वगैरह है ये इसलिए फाल नहीं हुए, अभी तक ये प्रॉपर फंडिंग मैकेनिज्म तय नहीं कर सके, एक चीज। दूसरा, इनके जो इंटरेस्ट है ना बड़े डाइवर्स हैं। जब आपका आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक बना, यूएन बना, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज थी ये सारी अल्लाह अकबर करके किसके पीछे खड़ी होगी? अमेरिका के। तो वेस्टर्न कंट्रीज यूरोप के और अमेरिका के इंटरेस्ट से सिमिलर, इनके इंटरेस्ट डिफरेंट है। फिर इनके पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट है, इनके कल्चर डिफरेंट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो ग्लोबल इंटरेस्ट हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। चाइना टोटल एंटी यूएस है, इंडिया यूएस के साथ भी है और नहीं भी है, समझ रहे हैं? तो इनकी अलाइनमेंट जो है ना वो सिमिलर नहीं है। इनकी अपने विजन के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर वो होना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह ये कह ना साउथ अफ्रीकन लीडर, ब्रिक्स इज एन इक्वल पार्टनरशिप ऑफ कंट्रीज दैट हैव डिफरिंग व्यूज। यस, सिंस देयर व्यूज आर डिफरेंट, देयर ग्लोबल गोल्स आर डिफरेंट, इसकी वजह से शेयर्ड विजन बनाना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं? डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स पर हम डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कोट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं कि ये कौन सी वैल्यूज प्रमोट करेंगे। वेस्ट को तो पता था, अमेरिका, यूरोप सारे डेमोक्रेसी प्रमोट की उन्होंने, ह्यूमन राइट्स प्रमोट किए, लिबरल वैल्यूज प्रमोट की। ये कैसे तय करेंगे? क्या चाइना का सिस्टम आप प्रमोट करेंगे? क्या सऊदी अरेबिया का सिस्टम प्रमोट करेंगे? किस पे एक पे लगाना है? यू गेट इट? सो ये जो इनके आपस के इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इनकी दरारें हैं, ये प्रॉब्लमैटिक है आगे जाने के लिए। जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जो आपको मैंने पुराना वर्ल्ड ऑर्डर दिखाया, जिस तरह अमेरिका यूएस वेस्ट सामने आया है, तो उसमें सिमिलर व्यूज, सिमिलर विजन से। सो इस सर तरह आई आप वो हैव करें। अनदर वन इफ वी कैन ऐड इट।
प्लीज प्लीज गो अहेड शेयर। सर जैसे ब्रिक्स में जो पर्सनल एनमिटीज इश्यूज हैं कंट्री जैसे इंडिया और पाकिस्तान का है, इसकी एक्सपेंशन को रोकता है। या वेस्ट को जब यूएस और यूएन फॉर्म हुई थी तो उन्हें भी कई कंट्रीज पसंद होंगी नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखी थी, तो इस उस तरह से वक्त वेस्ट इन्फ्लुएंस बड़ा भी बहुत था। हाँ, तो उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखी थी, बट सी यूएन बनाई गई थी ग्लोबल लेवल के ऊपर। जब G7 और इस तरह के ब्लॉक सामने आए थे, इनमें तो ग्लोबल वो आउटलुक नहीं था ना। तो ब्रिक्स को आपने स्टार्ट अभी किया है ग्लोबल साउथ के हवाले से। अब आगे देखते हैं कि इसकी एक्सपेंशन में क्या जो एनमिटीज है वो आड़े आती हैं कि नहीं आती। अगर तो एनमिटीज आड़े आएंगी तो वही हालत होगी जिस तरह सार्क की हुई है, समझ रहे? फिर आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। चलें जी, एनी अदर क्वेश्चन? एक्सक्यूज सर मी जी सर। सर डेवलपमेंट्स तो नहीं हुई ब्रिक्स में? नहीं, अभी अभी एज सच नहीं हुई ना। अभी उन्होंने देखे, मैंने बताया कि जो पिछली जो थी लास्ट टाइम जब हमने देखा 2023 के बाद, उस वक्त ये था कि दे डिसाइडेड कि हमें एक यूनिफाइड करेंसी करनी है ट्रेड की। अब इन 2 सालों में ये फाइनली ये रियलाइज कर चुके हैं। जब ये एक्सपैंड कर रहे थे तो उस वक्त स्टेटमेंट्स ये आई थी कि अब यूनिफाइड करेंसी लाएंगे ट्रेड की। अब इन 2 सालों में इनको ये रियलाइजेशन हो गया कि यूनिफाइड करेंसी ट्रेड की नहीं आ सकती। युआन रखना है, रुपी रखना है, रुबैल रखना है, इस पे कभी कोई एग्री नहीं करेगा। तो अब ये डेवलपमेंट ये हुई है कि ये कह रहे हैं कि नहीं, हम मल्टीपल करेंसीज में ट्रेड करेंगे, हम लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये उस जिद से हट गए हैं कि डॉलर को काबू करने के लिए एक करेंसी लेके, लेकिन फिर इनको समझ आई है कि इधर तो इतने शेयर बैठे हैं। तो फिर हमने कहा अच्छा, चाइना और रशिया आप जिसमें खुश रहते हो उसमें ट्रेड कर लें, आप उसमें ट्रेड कर लें, यानी कि डिपेंडेंसी ऑन द ओल्ड सिस्टम वो कम हो। समझ सर रहे वो हैं? दीज आर, लिहाज से हम इसमें क्या ऐड करेंगे, लाइक न्यू डेवलपमेंट्स? कुछ भी नहीं। यही सारी हैं अभी तक, और से एज सच तो नहीं है, स्टेटमेंट कोई आई नहीं। ओके सर। सर ये इंडोनेशिया तो न्यू मेंबर नहीं बना ना? अभी नहीं बना, अप्रूवल नहीं हुआ उसका। आखिरी मेंबर 2024 में जो अप्रूव हो के एंटर हुआ है वो सऊदी अरेबिया है। नहीं, ये जो फ्रेश कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ब्रिक्स की, इसको लाइक हाउ डू वी फॉलो के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखा करें कि जो स्टेटमेंट आई है, एक ना डिक्लेरेशन आती है, चाहे चैट जीपीटी से पूछ लिया करें कि मुझे समरी बताओ जो डिक्लेरेशन इश्यू हुई है स्टेटमेंट के एंड पे। गूगल पे देख लिया करें, उसमें देखा करें कोई नई चीज आई है पुराने नोट्स में जो ऐड की जा सकती है। कोई इन्वायरमेंट पे कोई काम शुरू किया है उन्होंने, किसी और मामले पे कोई काम शुरू किया हो। अगर तो कोई स्टेटमेंट नहीं आई तो फिर तो नोट्स वही के वही रहेंगे। अगर कुछ आता है तो हम फिर उसको ऐड कर देते हैं।